घर समय के बाहर अध्याय एक जीवित रहना 1। समय के बाहर अध्याय एक जीवित रहना 1। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। मार्च, वसंत ऋतु की शुरुआत। नानहुआन महाद्वीप के पूर्वी भाग के एक कोने पर धुंधला आसमान धूसर और काले रंग का था, जो दमन का भारी एहसास दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ड्राइंग पेपर पर स्याही छिड़क दी हो, जिससे स्याही आसमान में फैल गई हो और बादलों पर धुंध छा गई हो। बादल एक दूसरे पर लिपट गए, एक दूसरे में विलीन हो गए। उसके बाद लाल बिजली की किरणें निकलती हुई दिखाई दी, साथ ही गड़गड़ाहट की आवाज भी। ये ध्वनियां देवताओं की धीमी गर्जना के समान थी, जो नश्वर संसार में गूंज रही थी। रक्त के रंग की वर्षा दुख उत्पन्न करती हुई नश्वर धरती पर गिर रही थी। विशाल भूमि पर एक खंडहर शहर था। वह धुंधले रक्त रंग की बारिश के नीचे चुपचाप बैठा हुआ जीवन से रहित लग रहा था। खंडित शहर की दीवारों के भीतर उजाड़ और जीर्णता ने दृश्य को उदास कर दिया। सब कुछ मुरझा रहा था और हर जगह ढहे हुए घर दिखाई दे रहे थे। आप कई हरे काले शव और फटे हुए मांस को भी देख सकते थे, जो चुपचाप मुरझाते हुए पतझड़ के पत्तों की तरह दिख रहे थे। कभी चहल पहल से भरी रहने वाली सड़कें अब बदहाल हो चुकी थीं। रेतीले रास्ते जो कभी लोगों से भरे रहते थे, अब शांत थे। केवल मांस, धूल और कागज ही बचे थे, जो खून से लथपथ कीचड़ में इस हद तक मिल गए थे कि एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे। यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। कुछ ही दूरी पर कीचड़ में धंसी एक टूटी हुई गाड़ी दिख रही थी। उस पर खराब हालत साफ देखी जा सकती थी, और वहां सिर्फ एक चीज थी, एक परित्यक्त खरगोश की कठपुतली जो गाड़ी के शाफ्ट पर बंधी हुई थी और हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थी। इसका सफेद रंग का फर लंबे समय से लाल रंग में रंगा हुआ था, जिससे एक उदास और भयानक आभा फैल रही थी। उसकी धुंधली आंखों में कुछ नाराजगी थी। वह एकाकी भाव से सामने के धब्बेदार पत्थरों को देख रहा था। वहां एक आकृति लेटी हुई दिखाई दे रही थी। यह एक युवक था जो करीब 13 से 14 साल का लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए और गंदगी से भरे हुए थे। साथ ही उसकी कमर में एक क्षतिग्रस्त चमड़े की थैली बंधी हुई थी। युवक अपनी आंखें मूंद कर वहीं पड़ा रहा और बिना हिले डुले। हड्डियों को चीरती ठंड उसके कपड़ों के छेदों से हर तरफ से रिस रही थी, उसके पूरे शरीर को जकड़ रही थी। धीरे धीरे उसके शरीर का तापमान कम हो रहा था। लेकिन जब बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी, तब भी उसने पलक नहीं झपकाए। वह किसी बाज की तरह दूर किसी जगह को घूर रहा था। अगर कोई उसकी निगाहों का अनुसरण करे, तो लगभग 7 से 8 झांक दूर एक दुबला पतला गिद्ध एक जंगली कुत्ते की सड़ती हुई लाश को चबा रहा था। वह कभी कभी अपने आसपास की चीजों पर सतर्क नजर डालता था। ऐसा महसूस हो रहा था कि इस खंडहर शहर में, जहां खतरा बहुत है, जैसे ही हवा का हल्का झोंका घास को हिलाता है, गिद्ध तुरंत हवा में उड़ जाता है। युवक एक शिकारी की तरह धैर्यपूर्वक अपने मौके का इंतजार कर रहा था। बहुत दिनों बाद एक मौका आया। लालची गिद्ध ने आखिरकार अपना सिर जंगली कुत्ते के पेट में घुसा दिया और उसे खाना खिलाना शुरू कर दिया। इसलिए युवक ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि उसके भीतर एक ठंडी रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उसका शरीर एक छोड़े हुए तीर की तरह आगे बढ़ा और गिद्ध की ओर तेजी से आगे बढ़ा। उसका दाहिना हाथ कमर पर बंधी चमड़े की थैली की ओर बढ़ा और उसमें से एक काले रंग की लोहे की छड़ी निकाली। लोहे की छड़ी की नोक ठंडी तीक्ष्णता से चमक रही थी। शायद गिद्ध को यह एहसास था कि उसे मारने की नीयत है, लेकिन जैसे ही युवक आगे बढ़ा, उसे तुरंत होश आ गया। डर के मारे उसने पंख फड़फड़ाए और हवा में सुरक्षित उड़ना चाहा। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। भावनाओं से रहित चेहरे वाले उस युवक ने जैसे ही काले लोहे की छड़ी को हल्के से फेंका, वह एक काली रेखा में बदल गई जो फूट पड़ी। तीखी लोहे की छड़ी तुरंत गिद्ध के सिर में घुस गई, जिससे उसकी खोपड़ी टूट गई और एक ही वार में उसकी मौत हो गई। शक्तिशाली टक्कर से गिद्ध पीछे की ओर उछला और कुछ ही दूरी पर खड़ी घोड़ागाड़ी पर जा गिरा। परिणामस्वरूप खून से लथपथ खरगोश कठपुतली भी टक्कर के कारण हिलने लगी और डगमगाने लगी। युवक शांत भाव से देख रहा था। शुरू से लेकर अब तक उसकी गति में कोई कमी नहीं आई थी। वह घोड़ागाड़ी की ओर लपका और गिद्ध की लाश और लोहे की छड़ी को पकड़ लिया। उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि उसने गाड़ी के एक छोटे से टुकड़े को उस स्थान पर तोड़ दिया जहां पहले गिद्ध को फंसाया गया था। ये सब करने के बाद उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया और वह तेजी से सड़कों की ओर बढ़ गया। इस समय यहाँ हवा और भी तेज चल रही थी। गाड़ी पर सवार रक्तवर्णी कठपुतली मानो हवा में लहराते हुए युवक की पीठ को देख रही थी। वह आगे और आगे बढ़ता गया। हवा और तेज हो गई। बारिश की ठंडक साथ लेकर आए और युवक के पतले कपड़े भी उड़ गए।
युवक अनजाने में कांप उठा। उसके बाद उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और अपने कपड़ों को और कसकर लपेट लिया क्योंकि सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे ठंड से नफरत थी और ठंड से बचने का उपाय था ऐसी जगह ढूंढना जहां हवा और बारिश से बचा जा सके और आराम किया जा सके। हालांकि दौड़ रहे युवक ने अपनी गति बिल्कुल भी कम नहीं की क्योंकि वह कई फटी पुरानी दुकानों के पास से गुजरा। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था क्योंकि गिद्ध का शिकार करने में बहुत समय लग गया था। उसे आज भी एक जगह जाना था। अब ये ज्यादा दूर नहीं होगा, युवक ने खुद से कहा और सड़कों पर दौड़ना जारी रखा। रास्ते में उसे हर जगह बहुत सी हरी काली लाशें दिखाई दे रही थीं। उनके चेहरे आशाहीन थे और द्वेष से भरे हुए थे, जिससे निराशा की ऐसी आभा फैल रही थी कि युवक की आत्मा कलंकित हो सकती थी। हालांकि युवक ने इसे सामान्य बात मान लिया और उनकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। कुछ समय बीत गया। युवक कभी कभी आसमान की ओर देखता। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती। उसे लगता कि लाशों के मुकाबले अंधेरा होता आसमान उसे ज्यादा डरा रहा है। सौभाग्य से कुछ ही देर बाद उसे कुछ दूरी पर एक मेडिकल शॉप दिखाई दी। युवक ने राहत की सांस ली और दौड़कर वहां पहुंचा। दवा की दुकान बहुत बड़ी नहीं थी और कई दवा की अलमारियां जमीन पर पड़ी थीं, जिनसे फफूंद की बदबू आ रही थी। यह एक कब्र की तरह था जिसे दूसरों ने जबरदस्ती खोला था और वहां सब कुछ अस्त व्यस्त था। इसके अलावा कोने में एक बूढ़े आदमी की लाश भी थी। वह पूरी तरह से हरा काला था और दीवार की तरफ पीट करके बैठा था। लाश की आंखें खुली हुई थीं, मानो मालिक शांति से नहीं मरा हो। वह बाहर की दुनिया को निश्चलता से देख रहा था। अंदर प्रवेश करते ही युवक ने उस पर एक नज़र डाली और तुरंत उसकी तलाशी शुरू कर दी। अधिकांश औषधीय जड़ी बूटियां लाशों की तरह ही हरे काले रंग की हो गई थीं। केवल कुछ ही अब भी सामान्य थीं। इन सामान्य औषधीय जड़ी बूटियों के बीच युवाओं को उन्हें पहचानने में काफी समय लगा। ऐसा लग रहा था कि वह अपने पिछले अनुभवों को याद कर रहा था। आखिरकार उसने सुनहरी घास का एक कतरा उठाया और अपने पतले कपड़े उतार दिए, जिससे उसकी छाती पर एक बड़ा घाव दिखाई दिया। घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और घाव के किनारे काले पड़ने लगे थे। घाव से थोड़ा खून भी रिस रहा था। युवक ने अपना सिर नीचे करके घाव को देखा। घास को कुचलने के बाद उसने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाकर घास के लेप को घाव पर लगाया। एक क्षण में घाव से ज्वार की तरह तीव्र दर्द फूट पड़ा, जिससे युवक अनजाने में कांप उठा। हालांकि उसने मजबूरी में इसे सहन किया, फिर भी उसके पास अपने माथे पर उभरने वाले पसीने को रोकने का कोई तरीका नहीं था। पसीने की बूंदें उसके चेहरे से बहकर अंधेरी जमीन पर टपकने लगीं। एक ननहुआन का शाब्दिक अनुवाद दक्षिणी फीनिक्स हो सकता है। 2 एक झांग इक्वल्स 3.3 मीटर। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर समय के बाहर अध्याय 2 जीवित रहना 2। समय के बाहर अध्याय 2 जीवित रहना 2। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। आंसुओं से काली जमीन पर स्याही जैसे छोटे छोटे पानी के धब्बे बन गए। ये पूरी प्रक्रिया 10 सांसों से ज्यादा समय तक चलती रही। जब उसने अपने घाव पर औषधीय जड़ी बूटी का लेप पूरी तरह से लगा लिया तो युवक की सारी ताकत खत्म हो गई। उसने अपने बगल में रखी अलमारी को पकड़ लिया और काफी देर तक आराम किया। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने कपड़े पहने। उसने फिर बाहर आसमान की ओर देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी चमड़े की थैली से एक टूटा हुआ नक्शा निकाला और उसे ध्यान से खोला। यह मानचित्र बहुत ही साधारण था तथा इस शहर का स्वरूप दर्शाता था। मेडिकल दुकानों के सभी स्थान चिन्हित किए गए थे। वास्तव में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई क्षेत्रों को किसी के नाखूनों से काट दिया गया था। मानचित्र पर केवल 2 क्षेत्र अभी तक काटे नहीं गए थे। इन कुछ दिनों की खोज के बाद यह इन 2 बचे हुए क्षेत्रों में से एक के अंदर होना चाहिए। युवक की आवाज़ कर्कश थी। वह धीमी आवाज़ में बुदबुदाया और नक्शा एक तरफ रखकर जाने वाला था। लेकिन जाने से पहले उसने मुड़कर बूढ़े की लाश पर नजर डाली। फिर उसकी नज़र लाश के कपड़ों पर पड़ी। वह चमड़े का कोट था। शायद चमड़े की किसी खास गुणवत्ता के कारण ऐसा हुआ था। जल का स्तर बहुत ज्यादा नहीं था। युवक ने विचार किया और निर्णय लिया कि वह चलकर शव के शरीर से चमड़े का कोट उतारकर उसे अपने शरीर पर पहना देगा। कोट कुछ बड़ा था, लेकिन जब उसने अपने छोटे और दुबले शरीर को ढांक लिया तो युवक को आखिरकार गर्मी का एहसास हुआ। इसलिए उसने अपना सिर नीचे किया और बूढ़े आदमी की खुली आंखों को देखा और अपना हाथ उठाकर धीरे से उन्हें छू लिया,
जिससे बूढ़ा आदमी मौत में अपनी आंखें बंद कर सके। शांति से आराम करो, युवक ने हल्के से कहा। उसने दुकान के पर्दे गिरा दिए और बूढ़े आदमी की लाश को ढक दिया और मेडिकल शॉप से जाने के लिए मुड़ गया। जब वह बाहर निकला तो उसके पैरों के सामने एक हल्की सी रोशनी चमकी। युवक ने अपना सिर नीचे किया और खून से सने कीचड़ में एक हथेली के आकार का टूटा हुआ दर्पण का टुकड़ा देखा। आईने में उसने अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखा। यद्यपि दर्पण में चेहरा धूल से ढका हुआ था, फिर भी धूल की परत के नीचे एक अत्यंत सुंदर दिखने वाला चेहरा देखा जा सकता था। हालांकि इसमें 13 से 14 साल के दूसरे आम बच्चों जैसा किशोरपन नहीं था। अपरिपक्वता की जगह ठंडक ने ले ली थी। युवक चुपचाप अपने प्रतिबिंब को देखता रहा। एक क्षण बाद उसने अपना पैर उठाया और नीचे उतर गया। खंडित दर्पण पर अनेक दरारें दिखाई दी। दर्पण को तोड़ने के बाद उसका शरीर हिलने लगा और वह तेजी से दूर भाग गया। जमीन पर हालांकि खंडित दर्पण में अब और भी दरारें आ गई थीं, फिर भी यह आकाश को प्रतिबिंबित करता था। प्रतिबिंबित आकाश देवताओं के विशाल खंडित मानव चेहरे के आधे हिस्से जैसा लग रहा था, जो पूरी दुनिया और सभी जीवन को कवर करता हुआ लग रहा था। खंडित चेहरे पर आंखें बंद थीं और भाव ठंडा और ऊंचा था। मुरझाए घुंघराले बाल नीचे लटक रहे थे। ये खंडित चेहरा इस संसार के सूर्य और चंद्रमा के समान एक प्राकृतिक अस्तित्व था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कह रहा हो कि देवताओं के नीचे सभी अस्तित्व चींटियां और कीड़े हैं। असंख्य प्राणियों की जीवन शैली और रहन सहन उनके प्रभाव में बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और इस क्षण दर्पण में प्रतिबिंबित देवताओं के चेहरे के नीचे आकाश ने भी धीरे धीरे अपना प्रकाश खो दिया। डूबते सूरज की छाया काली धुंध की तरह थी जो शहर के खंडहरों में फैल गई थी और पूरी धरती को इस तरह ढक रही थी मानो उसे निगल जाना चाहती हो। उसके बाद बारिश और भी तेज हो गई। जैसे जैसे अंधेरी रात धीरे धीरे सब कुछ निगल रही थी, हवा पहले की तरह ही तेज थी और कभी कभी तेज फुसफुसाहट जैसी आवाजें गूंजने लगती थीं। ये आवाजें दुष्ट भूतों की चीखों जैसी थीं, जो इस शहर के सभी विचित्र अस्तित्वों को जगा रही थीं। फिर हवा एक के बाद एक हड्डियां कंपा देने वाली डरावनी आवाजें निकालती रही। ये सुनकर वह युवक और भी तेजी से भागने लगा और उसकी चाल और भी तेज हो गई। वह तेजी से सड़कों से गुजरा, रात के अंधेरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह एक ढह चुके मकान के पास से गुजरा और तेजी से आगे बढ़ने ही वाला था, युवक की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसने अपनी आंखों की कोने से मलबे के बीच किसी को देखा। दूर से देखने पर उस व्यक्ति के कपड़े साफ सुथरे लग रहे थे और उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। वह व्यक्ति दीवार से पीठ टिकाकर बैठा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस व्यक्ति की त्वचा का रंग सामान्य था, हरा काला नहीं। इस शहर में जब तक कोई जीवित न हो, ऐसी आकृति का प्रकट होना असंभव था। और जो लोग जीवित थे, इन कुछ दिनों के दौरान युवक को अपने अलावा किसी दूसरे जीवित व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई थी। इस दृश्य ने उसके मन में हलचल मचा दी। बहुत जल्दी ही उसे कुछ सूझा और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह आगे बढ़ने का इरादा रखता था, लेकिन उसके पीछे रात का अंधेरा धुंध के समान दिखाई दे रहा था और उसे अपने आगोश में लेने ही वाला था। युवक थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने इस स्थान के बारे में मन ही मन नोट कर लिया और फिर जल्दी से वहां से चला गया। वह पूरी दूरी दौड़कर तय कर अंततः रात होने से पहले ही इस शहर में अपने अस्थायी निवास पर वापस लौट आया। ये स्थान एक छोटी सी गुफा थी तथा इसमें पक्षियों के पंख भरे हुए थे। प्रवेश द्वार के लिए जो जगह थी वह बहुत बड़ी नहीं थी। वयस्कों के लिए अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था और केवल युवा ही जबरन अंदर घुस सकते थे। अंदर प्रवेश करने के बाद उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ प्रवेश द्वार को पुस्तकों और पत्थरों जैसी विविध वस्तुओं से अवरुद्ध कर दिया। जैसे ही अंतराल पूरी तरह से बंद हो गया, रात का अंधेरा छा गया। इस समय भी युवक ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। उसने लोहे की छड़ी को जोर से पकड़ रखा था और अपनी सांस रोके हुए काफी देर तक वहीं बैठा सुनता रहा। धीरे धीरे उत्परिवर्तित जानवरों की दहाड़ और एक तीखी आवाज गूंजने लगी, कभी कभी भयानक हंसी भी गूंजने लगी। उसके बाद एक और भी स्पष्ट गर्जना हुई जो उत्तर में गूंज उठी। युवा की घबराहट के कारण वह तभी शांत हुआ और किनारे पर बैठ गया जब आवाजें उसके पास से गुजर गईं और दूर चली गईं। गुफा के अंदर का हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। युवक चुपचाप वहां बैठा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे समय इस पल में रुक सकता है। फिर वह बेहोश हो गया और अपनी घबराई हुई नसों को शांत किया। उसके बाद उसने अपने पास रखी पानी की कुप्पी ली और कुछ घूंट पानी पी लिया। बाहर की आवाज़ों को अनदेखा करते हुए उसने अपनी जेब से गिद्ध को बाहर निकाला।
अंधेरे में उसने गिद्ध को थोड़ा थोड़ा करके चबाना शुरू कर दिया। उसके गले से खून और मछली जैसी घिनौनी बदबू निकली, लेकिन उसने शांति से भोजन को चबाया और निगल लिया तथा भोजन को अपने पेट में उतार लिया। और इस समय उसका पेट जोर जोर से मचल रहा था, भोजन को पचाने और भूख की अनुभूति को कम करने की कोशिश कर रहा था। बहुत जल्द ही उसने पूरा गिद्ध पर डाला। फिर युवक ने गहरी सांस ली और थकान की लहरें उसके शरीर में भर गईं। उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद हो गईं। हालांकि उसके हाथ में अभी भी काले रंग की लोहे की छड़ी कसकर पकड़ी हुई थी, मानो वह एक अकेला भेड़िया हो जो झपकी ले रहा हो। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर समय के बाहर अध्याय 3 जीवित रहना 3। समय के बाहर अध्याय 3 जीवित रहना 3। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। ऐसा लगता था जैसे कुछ भी अजीब होते ही वह तुरंत अपनी आंखें खोल देगा। इस समय बाहरी दुनिया में अंधकार एक पर्दे की तरह था, जिसने शहर, धरती और आकाश को ढक रखा था। आकाश के नीचे की दुनिया बहुत विशाल थी। समुद्र के पार स्थित नानहुआंग महाद्वीप भी उन्हीं महाद्वीपों में से एक था। बहुत कम लोग ही जानते थे कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। हालांकि आसमान के ऊपर बना यह खंडित चेहरा बहुत ही भयानक था और हर कोई अपना सिर उठाकर इसे देख सकता था। अब ये ज्ञात नहीं था कि खंडित चेहरा इस दुनिया में किस समय आया था। मनुष्य केवल इतना ही जानते थे कि बहुत समय पहले कुछ ग्रंथों में दर्ज विवरणों से ये दुनिया जो अमर क्यूही से भरी थी, समृद्ध थी और जीवन शक्ति से भरपूर थी, लेकिन ये केवल तब तक चली जब तक कि यह विशाल खंडित चेहरा, जो अपने साथ विनाश लाता था, शून्य की गहराई से आकर्षित नहीं हुआ। इसके आगमन की प्रक्रिया में इस दुनिया में सभी जीवों ने अपने सभी तरीके अपनाए और इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन सभी असफल रहे। अंत में केवल कुछ प्राचीन राजाओं और शासकों ने मानव जाति के एक हिस्से को स्थानांतरित करने के लिए लाया और बाकी जीवों को यहाँ छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद वह खंडित चेहरा आसमान में लटक गया और तब से एक दुष्स्वप्न शुरू हो गया। चेहरे की आभा पूरी दुनिया में फैल गई। पहाड़, समुद्र, सभी वस्तुएं और असंख्य जीवन, यहाँ तक कि साधक और साधना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आत्मिक ऊर्जा भी दूषित हो गई। सब कुछ सूख गया और सभी की जान चली गई। बचने की दर 1% से भी कम थी। तब से इस आपदा से बड़ी मुश्किल से बचे मनुष्यों ने इस खंडित चेहरे को भगवान के रूप में संदर्भित किया। उन्होंने इस दुनिया को अंत भूमि भी कहा। प्राचीन राजाओं और शासकों ने जिन स्थानों पर अपना घर बसाया, उन्हें पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता था। ये संबोधन शब्द कई युगों तक चले और प्रत्येक पीढ़ी के माध्यम से आगे बढ़ते रहे। इसके अलावा देवताओं द्वारा लाई गई आपदाएं सिर्फ यही नहीं थीं। खंडित चेहरे की भयावहता सभी संवेदनशील प्राणियों पर लगातार अत्याचार करती रहती थी। हर कुछ वर्षों, कुछ दशकों या कुछ शताब्दियों के बाद खंडित चेहरा कई सांसों के लिए एक बार अपनी आंखें खोलता था। हर बार जब वह अपनी आंखें खोलता, तो जिस क्षेत्र को वह देखता, वह तुरंत उसकी आभा से भारी रूप से दूषित हो जाता। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी जीव नष्ट हो जाएंगे और वह एक शाश्वत निषिद्ध क्षेत्र बन जाएगा। पिछली कुछ शताब्दियों से इस दुनिया में निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा जीवित लोगों के रहने के स्थान भी कम होते जा रहे हैं। और 9 दिन पहले देवता ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं और जिस स्थान को खंडित चेहरा देख रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि वह क्षेत्र था जहां युवक रह रहा था। इस क्षेत्र में सभी प्रजातियां और 10 से अधिक मानव शहर, चाहे वे किसी भी स्थान पर स्थित हों, जिनमें शहरों के अंदर या बाहर की झुग्गियां भी शामिल हैं, तुरंत ही भारी रूप से दूषित हो गए और निषिद्ध क्षेत्र बन गए, जिससे जीवन अस्तित्व में नहीं रह सका। भयानक दाग के कारण सभी जीव सीधे खून में घुल गए। उनमें से कुछ उत्परिवर्तित हो गए और बिना बुद्धि वाले उत्परिवर्तित जानवर बन गए। इस बीच अन्य हरे काले शवों में बदल गए जिनकी आत्माएं पूरी तरह से बिखर चुकी थीं। केवल बहुत कम मनुष्य और जानवर ही भाग्य के कारण जीवित बच पाए। ये युवक इन भाग्यशाली जीवित बचे लोगों में से एक था। तभी अंधेरी गुफा के बाहर दूर से एक तीखी चीख आए और गुफा के करीब आती गई। नतीजा ये हुआ कि जो युवक सो रहा था, उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल लीं। उसने सहज ही अपना हाथ उठाया जिसमें लोहे की छड़ी थी और सावधानी से अवरुद्ध प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। जब तीखी चीख का स्रोत एक बार आसपास घूमकर धीरे धीरे आगे बढ़ गया, तब युवक ने राहत की सांस ली। उसे नींद की कोई इच्छा नहीं रही थी। फिर उसने अपनी चमड़े की थैली को छुआ और उसमें से एक बांस की पट्टी निकाली। अंधेरे में उसने बांस की पट्टी पर खुदे शब्दों को धीरे से छुआ और उसकी आंखों में चमक आ गई।
उसके बाद वह सीधा बैठ गया और अपनी सांसों को नियंत्रित करने के लिए आंखें बंद कर लीं। इस युवक का नाम जू किंग था। वह अकेला ही बड़ा हुआ और शहर के बाहर झुग्गी झोपड़ियों में कठिन जीवन व्यतीत करता था। 9 दिन पहले जब अचानक विपत्ति आई तो वह चट्टानों के बीच की खाई के पीछे इस गुफा में छिप गया। भयभीत और पागल लोगों से अलग, वह शांत भाव से आसमान में उस खंडित चेहरे को देख रहा था जो अपनी आंखें खोल रहा था। भगवान की नज़र से उसे अनोखी पुतलियां दिख रही थीं जो क्रॉस के आकार की थीं। उसके बाद उसे लगा कि डर की भावना खत्म हो गई है। ये तब तक चलता रहा जब तक उसने बैंगनी प्रकाश की एक किरण को आसमान से उतरते हुए शहर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आते नहीं देखा। अगले ही क्षण वह बेहोश हो गया। जब वह जागा तो वह शहर के अंदर या बाहर रहने वाला एकमात्र भाग्यशाली व्यक्ति था। हालांकि वो तुरंत वहां से नहीं गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि जब भगवान अपनी आंखें खोलेंगे तो यह क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र बन जाएगा। शुरू में ये खून की बारिश से घिरा होगा और एक सीमा बन जाएगी। इसके कारण अंदर के लोग बाहर नहीं निकल सके और बाहर के लोग तब तक अंदर नहीं आ सके जब तक निषिद्ध क्षेत्र पूरी तरह से नहीं बन गया। और कार्य पूरा होने का संकेत तब मिला जब रक्त की वर्षा बंद हो गई। झुग्गी झोपड़ियों में पले बड़े शू किंग के लिए यह आपदा कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों में कोई भी चीज, चाहे वह आवारा हो, जंगली कुत्ते हों, बीमारी हो या ठंडी रात, आसानी से किसी की जान ले सकती थी। कोई व्यक्ति बड़ी मुश्किल से ही बच पाता था। जब तक वह जीवित रहा, बाकी किसी बात का कोई महत्व नहीं था। स्वाभाविक रूप से झुग्गी झोपड़ियों में क्रूरता के बावजूद कभी कभी वहां गर्मजोशी का भाव भी देखने को मिलता था। उदाहरण के लिए, कुछ विद्वान जो बदकिस्मत थे, वे बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाते थे। इसके अलावा उनके रिश्तेदारों की यादें भी थीं। बस इतना ही था कि जू किंग के दिमाग में समय बीतने के साथ उसके रिश्तेदारों की यादें धुंधली हो गईं। याद करने की पूरी कोशिश करने के बावजूद, क्योंकि उसे डर था कि वह भूल सकता है, उनके बारे में उसकी जो यादें थीं वे धीरे धीरे धुंधली होती गईं। हालांकि उसे पता था कि वह अनाथ नहीं है और अभी भी कहीं न कहीं उसके रिश्तेदार हैं। बस इतना था कि उनसे बहुत पहले ही संपर्क टूट चुका था। इसलिए उनका सपना जीवित रहना था। यदि वह थोड़ा बेहतर जीवन जी सके, यदि उसे अपने रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिले तो ये सबसे अच्छा होगा। इसलिए जो सौभाग्य से बच गया था, उसने शहर में प्रवेश करने का विकल्प चुना। वह शहर के उच्च वर्ग के धनी लोगों के घरों में जाना चाहता था ताकि वह उन चीज़ों को खोज सके जिनके बारे में मलिन बस्तियों में अफवाह फैलाई जाती थी, साधना कलाएं और विधियां जिनसे शरीर को मजबूत बनाया जा सकता था। साथ ही शहर में उतरने वाली बैंगनी रोशनी की किरणें भी। मजबूत बनने का शॉर्टकट झुग्गी झोपड़ियों में अफवाहों के रूप में फैल रहा था और हर कोई इसके लिए तरस रहा था। वे इस प्रथा को खेती कहते थे और जो लोग खेती के तरीकों को समझते थे उन्हें कल्टीवेटर कहा जाता था। इसलिए अपने रिश्तेदारों से मिलने के अलावा एक साधक बनना जू किंग की सबसे बड़ी इच्छा थी। खेती करने वाले लोग आम नहीं थे। झुग्गी में रहने के इन सालों के दौरान उसने किसानों को दूर से शहर में प्रवेश करते हुए सिर्फ एक बार देखा था। साधकों की एक विशिष्ट विशेषता थी, जब साधारण लोग उन्हें देखते थे तो उनके शरीर में सहज ही कांप उठती थी। असल में जू किंग ने लोगों को ये कहते हुए भी सुना था कि शहर का राजा एक साधक था। उसके कुछ रक्षक भी साधक थे। इसलिए शहर में काफी देर तक खोज करने के बाद अंततः उसे शहर के राजा के निवास के अंदर एक लाश पर यह बांस की पर्ची मिली। लेकिन वह जगह बहुत खतरनाक थी। उस समय भी उनकी छाती पर घाव हो गया था। सौभाग्यवश बांस की पर्ची पर दर्ज जानकारी ही वह खेती विधि थी जिसकी उन्हें तलाश थी। इसकी सारी सामग्री उसे पूरी तरह याद हो गई थी। दरअसल इन कुछ दिनों में उसने साधना करने का प्रयास भी शुरू कर दिया था। जू किंग ने पहले कभी कोई दूसरी साधना कला नहीं देखी थी। ये बांस की पट्टी ही उसका एकमात्र लाभ था। उसे ये भी नहीं पता था कि साधना का सही ढंग से अभ्यास कैसे किया जाता है। सौभाग्य से बांस की पर्ची पर दी गई जानकारी सरल और समझने में आसान शब्दों में दर्ज की गई थी। इसमें दृश्यावलोकन और सांस लेने पर जोर दिया गया था। इसलिए वो कदम दर कदम आगे बढ़े और उन्हें कुछ लाभ भी हुआ। इस कला को पर्वत एवं समुद्र कला नाम दिया गया। साधना की विधि ये थी कि बांस की पट्टी पर उकेरे गए कुलदेवता की कल्पना की जाए और उसे सांस लेने के एक विशेष तरीके के साथ संयोजित किया जाए। टोटेम की तस्वीर बहुत अजीब थी, जो एक म्यूटेंट की तरह दिख रही थी। उसका सिर बड़ा था और शरीर छोटा था, जिसमें सिर्फ एक पैर था। इसके अलावा उसका पूरा शरीर काला था और उसका चेहरा एक दुष्ट भूत की तरह दुष्ट था।
जू किंग ने पहले कभी ऐसा जीव नहीं देखा था। बांस की पर्ची ने इसे ज़ियाओ नाम दिया। इस समय जब वह साधना कर रहा था, उसके मन में शियाओ की तस्वीर उभरी और जू किंग की सांसें धीरे धीरे बदल गईं। उसके बाद आसपास की हवा में अंतर्धाराएं बन गईं। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी और उसमें प्रवाहित होने लगी। उसने अपने शरीर में हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड की लहरें भी महसूस की। हर जगह ठंड का एहसास बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर का वह हिस्सा बर्फ के पानी में डूबा हुआ है। जू किंग को ठंड से डर लगता था, फिर भी उसने इसे सहन किया और हार नहीं मानी, बल्कि लगातार आगे बढ़ता रहा। लंबे समय के बाद जब वह बांस की पट्टी पर आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद आखिरकार इस साधना सत्र को समाप्त करता, तो उसका शरीर ठंडे पसीने से भीग जाता। और कुछ समय पहले ही एक गिद्ध को खाने के बावजूद उसके पेट में एक बार फिर भूख की अनुभूति हुई। जू किंग ने ठंडा पसीना पोंछा और अपने पेट को छुआ। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। जब से उसने ये कला सीखी है, उसकी भूख में बहुत वृद्धि हुई है। उसका शरीर भी पहले की तुलना में अधिक चुस्त दुरुस्त हो गया है। इन सभी के कारण उन्हें खेती के दौरान होने वाली बर्फीली ठंड के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हुई। इस समय उसने अपना सिर उठाया और बाहर की ओर देखने के लिए दरार से झांका। बाहर की दुनिया में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसके कानों में केवल भयानक दहाड़ की आवाज़ें गूंज रही थीं, जो कभी कमज़ोर तो कभी तेज होती थीं। उसे नहीं पता था कि वह भाग्यशाली क्यों बच गया। शायद ये किस्मत की वजह से था, या शायद इसलिए कि उसने बैंगनी रोशनी की किरण देखी थी। इसलिए इन कुछ दिनों के दौरान जब वह साधना कलाओं की खोज कर रहा था, तो वह शहर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उस स्थान को खोजने की भी पूरी कोशिश कर रहा था जहां बैंगनी प्रकाश गिरता था। दुख की बात है कि उसे कुछ भी नहीं मिला था। जब वह सोच रहा था, तो जू किंग ने बाहर से आती हुई दहाड़ें सुनी। फिर उसके दिमाग में अनायास ही सूर्यास्त से पहले का समय याद आ गया, जब उसने दीवार से टिकी हुई लाश देखी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। लाश का स्थान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में था, और वह शरीर किसी जीवित व्यक्ति जैसा लग रहा था। क्या इसका उस बैंगनी प्रकाश से कुछ संबंध हो सकता है? एक चीनी लोककथाओं से एक अलौकिक प्राणी। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर समय के बाहर अध्याय 4 असामान्य पदार्थ। समय के बाहर अध्याय 4 असामान्य पदार्थ। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। यदि वह व्यक्ति जीवित है, तो इसका बैंगनी प्रकाश से कुछ लेना देना हो सकता है, लेकिन यह एक जाल भी हो सकता है। जू किंग ने मन ही मन सोचा और खुद से बुदबुदाया। उजड़े हुए शहर में इन कुछ दिनों के दौरान उन्होंने गहराई से समझा कि वे अस्तित्व, जो देवताओं की आभा के भ्रष्टाचार के कारण उत्परिवर्तित जानवरों में बदल गए थे, सभी अतुलनीय रूप से क्रूर और असीम मजबूत थे। हालांकि हो सकता है कि निषिद्ध क्षेत्र पूरी तरह से निर्मित न होने के कारण ये उत्परिवर्तित जानवर दिन में सोते हों, जब तक कि यह उस समय की तरह न हो जब उसने बांस की पर्ची प्राप्त की थी। वह उस स्थान की बाहरी परिधि में घुस गया था जहां वे सो रहे थे। यदि नहीं, तो यदि हम थोड़ा अधिक सावधान रहे तो ज्यादा समस्या नहीं होगी। उनके विपरीत जू किंग जीवित मनुष्यों से अधिक सावधान रहता था, क्योंकि कभी कभी मानव हृदय जंगली जानवरों की तुलना में भी अधिक विश्वासघाती होता है। सोचने के बाद उसकी नज़र धीरे धीरे ठंडी और तीखी हो गई। चाहे वह कोई जीवित व्यक्ति हो या जाल, वह तैयार था एक बार फिर उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। लेकिन वहां जाने से पहले उसे पूरी तरह तैयार होना था। जब उसने ये सोचा, तो जू किंग ने अपने हाथ में खेती की बांस की पर्ची को कसकर पकड़ लिया। इन कुछ दिनों की साधना के दौरान उसके शरीर में आए बदलावों ने उसे कुछ आत्मविश्वास दिया। अनायास ही उसके मन में बांस की पट्टी की बातें उभरने लगीं। साधना पद्धति के अलावा साधना का परिचय भी हुआ। भगवान के खंडित चेहरे के प्रकट होने से बहुत पहले से ही प्राचीन काल से खेती की परंपरा चली आ रही थी। अब यद्यपि कुछ परिवर्तन हुए हैं, फिर भी समग्र व्यवस्था अभी भी पहले जैसी ही है। इसे क्यूई कंडेंसेशन, फाउंडेशन बिल्डिंग, कोर फॉर्मेशन और नेसेंट सोल के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जहां तक नवजात आत्मा के बाद के चरणों की बात है, शायद साधना क्षेत्र बहुत ऊंचे थे, इसलिए बांस की पर्ची में कोई रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि इसने स्पष्ट रूप से जू किंग को साधकों की असहायता के बारे में बताया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देवताओं की आभा ने आत्मिक ऊर्जा को दूषित कर दिया था, जिससे आत्मिक ऊर्जा दूषित हो गई थी। ये दूषितता सभी जीवित प्राणियों के लिए जहर की तरह थी।
यह अज्ञात है कि इसकी शुरुआत कब हुई, और सभी लोग देवताओं की आभा को असामान्य पदार्थ कहते थे। जू किंग को ये बात बहुत स्पष्ट थी कि पहले साधना के दौरान उसे जो बर्फीली ठंड महसूस हुई थी, वह वास्तव में इस तथ्य के कारण थी कि उसने जो आत्मिक ऊर्जा अवशोषित की थी, उसमें ये असामान्य पदार्थ शामिल थे। एक बार जब असामान्य पदार्थ शरीर में एक निश्चित सीमा तक जमा हो जाते हैं, तो ये साधक में उत्परिवर्तन पैदा कर देता है। या तो साधक खून के फटने से फट जाता है या फिर वह बुद्धिहीन उत्परिवर्तित जानवर में बदल जाता है। जहां तक उस क्षेत्र का सवाल है जहां देवता ने अपनी आंखें खोलकर देखा, वहां असामान्य पदार्थ तुरंत विस्फोटक रूप से बढ़ गए। वास्तव में इसने केवल परिवर्तन की गति को तेज कर दिया। खेती में खतरा मौजूद था। यदि कोई साधना नहीं करता, तो देवताओं की आभा से प्रदूषित इस एनसॉइल दुनिया में मनुष्यों का जीवन काल कम होता। इसके अलावा बीमारियां और रोग अधिक प्रचलित थे। ऐसा लगता था मानो वे शुद्धिकरण के 9 स्तरों में रह रहे हों, लगभग किसी का भी अंत अच्छा नहीं हो सकता था। तथाकथित साधना ही एकमात्र रास्ता बन गया। अब कोई विकल्प नहीं बचा था। इसलिए अनगिनत वर्षों तक मनुष्य ने पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुछ प्राप्त हुआ उसके आधार पर खेती के तरीकों का अनुमान लगाया। वर्तमान में जो ज्ञान प्रसारित किया जा रहा था, वही था कि जब कोई व्यक्ति आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो उसे आत्मिक ऊर्जा में मिश्रित असामान्य पदार्थों को अलग करने के लिए अपनी साधना कला का उपयोग करना चाहिए तथा फिर उन्हें अपने शरीर के एक निश्चित भाग के अंदर संपीड़ित करना चाहिए। इस स्थान को उत्परिवर्तन बिंदु के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार असामान्य पदार्थों के पृथक्करण की डिग्री भी यह निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड बन गई कि कोई साधना कला अच्छी है या बुरी। इसके अलावा सभी साधना कलाएं जो उच्च स्तर की पृथक्करण प्रदान कर सकती थी, विशाल शक्तियों या शक्तिशाली कुलों द्वारा नियंत्रित थीं। ये उनके महत्वपूर्ण संसाधन थे। इस बिंदु पर चाहे देवता इस दुनिया में आए हों या नहीं, चीजें एक जैसी ही थीं। चूंकि लोग अलग अलग साधना कलाओं का अभ्यास करेंगे, इसलिए असामान्य पदार्थों के पृथक्करण की डिग्री भी अलग अलग होगी। स्वाभाविक रूप से उनके उत्परिवर्तन बिंदुओं के स्थान भी अलग अलग होंगे। हालांकि चाहे कुछ भी हो, जब तक कोई साधना करता रहेगा, उसके शरीर में असामान्य पदार्थ मौजूद रहेंगे और वे धीरे धीरे अपने उत्परिवर्तन बिंदु बनाएंगे। सिद्धांत रूप में उत्परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता था। इसे केवल कुछ औषधीय गोलियों के माध्यम से साफ किया जा सकता था, लेकिन गोलियां केवल लक्षणों का इलाज कर सकती थी, समस्या की जड़ का नहीं। जहां तक उत्परिवर्तन बिंदु को पूरी तरह से शुद्ध करने की विधि का सवाल है, बांस की पर्ची में इसके बारे में एक वाक्य था। एनसॉइल में नानहुआंग महाद्वीप के अलावा वांगू महाद्वीप नामक एक और भी विशाल महाद्वीप था। यह मानव जाति की उत्पत्ति का स्थान था। हालांकि देवताओं की आभा ने उस स्थान को भी प्रदूषित कर दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वांगू महाद्वीप में मौजूद कलंक को पूरी तरह से साफ करने का एक तरीका है। लेकिन जाहिर है, इस समाधान को परिमाणित नहीं किया जा सकता था। केवल अत्यंत कुलीन वर्ग के लोग ही इसका आनंद ले सकते थे। साधारण किसान केवल इसकी आशा ही कर सकते थे, परंतु इसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। सामाजिक स्तर के सबसे निचले स्तर तथा सबसे अधिक संख्या वाले वर्ग के दुष्ट साधकों के लिए इसे प्राप्त करना और भी अधिक असंभव था। दुष्ट साधकों द्वारा की जाने वाली साधना कलाओं में असामान्य पदार्थों के पृथक्करण की मात्रा बहुत कम होती थी। इस मामले में न केवल उनके लिए साधना करना कठिन था, बल्कि उत्परिवर्तन का जोखिम भी अधिक था। हालांकि खेती का जोखिम इतना अधिक होने के बावजूद अधिकांश लोग फिर भी किसान बनना पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए जू किंग को पता था कि वर्तमान में उसे एक दुष्ट साधक माना जा सकता है। बांस की पट्टी पर दर्ज अभिलेखों के अनुसार एनसॉइल के किसान एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जहां से वापसी संभव नहीं थी, जो कठिनाइयों और भारी खतरों से भरा हुआ था। वे गहरे समुद्र के दूसरी ओर तैरते हुए अगम्य दूसरे किनारे की ओर भागते हुए नश्वर लोगों के समान थे। लेकिन चाहे जो भी हो, इससे पहले कि वे पौराणिक दूसरे किनारे को देख पाते, वे थकावट के कारण मर जाते। हालांकि झुकी झोपड़ियों में पले बड़े शू किंग ने गहराई से समझा था कि हर एक संघर्ष और बीमारी किसी की जान ले सकती है। इसलिए भविष्य में उत्परिवर्तन के बारे में चिंता करने की बजाय मैं कल अपने अस्तित्व के बारे में चिंतित रहूंगा, जू किंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने धीरे से अपनी छाती पर लगे घाव को छुआ और प्रवेश द्वार के बाहर आसमान को घूरने लगा। इस समय बाहरी दुनिया में भोर होने वाली थी। चीखें और करुण क्रंदन भी कम हो गए थे। अगर खून की बारिश अभी भी जारी रही और मुझे बैंगनी रोशनी नहीं मिली, तो मुझे इस जगह को छोड़कर दूसरे शहरों में औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश करने पर विचार करना होगा।
जू किंग ने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती पर घाव को देखा। देवताओं की आभा से वातावरण में व्याप्त होने और लगातार हो रही रक्त वर्षा के कारण शहर की लगभग हर वस्तु प्रदूषित हो गई थी। औषधीय जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से उनमें मौजूद थीं और संसाधनों के मामले में ये जगह बहुत कमजोर थी। जू किंग ने अपना हाथ उठाया और अपनी छाती पर लगे घाव पर दबाव डाला, जिससे थोड़ा खून बाहर निकल आया। उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। उसने गहरी सांस ली और अपनी शर्ट उतार दी, उसे अपने शरीर पर लपेट लिया ताकि घाव पर पट्टी बांध सके। उसके बाद उसने मन ही मन ढोल बजाया और चुपचाप भोर का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद बाहर की दहाड़ें और विलापपूर्ण चीखें कम हो गईं। ये कुछ देर तक चलता रहा, फिर सारी आवाजें पूरी तरह से गायब हो गईं। प्रवेश द्वार के छेद से जू किंग देख सकता था कि बाहर का आसमान चमकने लगा था। समय कम था, अपने पिछले अनुभवों के अनुसार वह अभी बाहर निकल सकता था। हालांकि वो तुरंत नहीं हिला, बल्कि वो पहले अपने अकड़ चुके शरीर को लचीला बनाने के लिए खड़ा हुआ। जब उसका शरीर गर्म हो गया, तभी उसने छेद को अवरुद्ध करने वाले पत्थरों और विविध वस्तुओं को हटाया। उसने छेद से अंदर आ रही हल्की रोशनी से मदद लेते हुए अपनी चमड़े की थैली खोली और तलाशी ली। फिर जंग लगा हुआ एक खंजर निकाला गया और उसकी जांघ पर बांध दिया गया। उस काले रंग की लोहे की छड़ी को ऐसी जगह रखा गया था जहां से वह उसे आसानी से पकड़ सके। वहां एक सांप का सिर भी था जिसे उसने टाट में लपेटा हुआ था। उसने उसे सावधानी से खोला और फिर उसे सावधानी से अपने पास रख लिया। ये सब करने के बाद जू किंग ने कुछ सांसों के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर उन्हें खोला। अब उसकी निगाहें ठंडी शांति से भर गई थीं। वह तेजी से गुफा से बाहर निकला और प्रवेश द्वार के बाहर कुछ क्षण के लिए रुका। अपने आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, जू किंग तेजी से आगे बढ़ा। जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे चमकने लगा, वह बाहरी दुनिया में पहुंच गया। फिर वह तेजी से आगे बढ़ गया। क्योंकि खून की बारिश अभी भी हो रही थी, घने बादलों ने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया था। इसलिए दिन के उजाले में भी कोई सूरज को देख नहीं सकता था। तेज धूप का अनुभव करना तो दूर की बात थी। सुबह और शाम एक बूढ़े आदमी की तरह थे जो उम्र के धब्बों से भरा हुआ था और बहुत बीमार था। इसलिए जू किंग की धुंधली निगाहों में रात की ठंडक समाई हुई थी। इसके अलावा उसने जो सांसें छोड़ी वे साफ हवा में बदल गईं जो मौत की बदबू से भरी हुई थी। ये बहुत ठंडी और बहुत ठंडी थी। यदि जू किंग ने पहले ही अपने शरीर को गर्म नहीं किया होता तो तेज हवा के झोंके के साथ ही वह नयासी काम उठता। लेकिन जू किंग के लिए, क्योंकि उसके शरीर में अभी भी पहले वाली गर्मी बरकरार थी, वह ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। इसलिए उसकी गति कम नहीं हुई और वह उस क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ा जहां उसने कल उस जीवित व्यक्ति को देखा था। यदि कोई उसे दूर से देखे तो इस विशाल शहर में जू किंग का आकार एक तेंदुए की तरह होगा, जो टूटी दीवारों को फांदकर बिना किसी हिचकिचाहट के आसानी से आगे की ओर दौड़ रहा होगा। उनके साथ हवा में उड़ते हुए पक्षियों का एक झुंड भी था। बस उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्हें कैद करना मुश्किल था। जैसे ही वह तेजी से भागा, जू किंग ने अपना सिर उठाया और अपने होंठ चाटते हुए उड़ते हुए पक्षियों को घूरने लगा। उसे भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब भगवान ने अपनी आंखें खोली तो सभी जीव जंतु दूषित हो गए और लगभग सभी जीव जंतु मर गए, जिनमें जानवर भी शामिल थे। हालांकि पक्षी प्रजाति के लोग सबसे ज्यादा जीवित बचे। इसलिए इस अवधि के दौरान ये पक्षी उनका शिकार करके अपनी भूख को संतुष्ट करने का मुख्य समाधान बन गए। उसी समय पक्षी भी खून की बारिश में फंस गए थे, लेकिन वे सहज रूप से कुछ हद तक सुरक्षा के साथ आश्रय की तलाश कर सकते थे। उदाहरण के लिए, जिस गुफा में जू किंग रुका था उसे उसने पक्षियों के पदचिह्नों का अनुसरण करके पाया था। इस आश्रय को पूरी तरह से सुरक्षित भी नहीं माना जा सकता था, ये केवल तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित था। साथ ही उन उत्परिवर्तित जानवरों और विचित्र अस्तित्वों के लिए इसे नजरअंदाज करना आसान लगता था। इस दौरान जू किंग को दो आश्रय मिले। एक पत्थर की गुफा थी और दूसरी शहर के राजा के निवास के बाहर की जगह थी। अभी उसने बस अपनी नज़र आसमान में घुमाई और फिर उसे वापस खींच लिया। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसकी नज़र शहर के एक खास इलाके पर टिक गई। बहुत जल्द ही जू किंग उस जगह पर पहुंच गया जिसे उसने कल देखा था। वह तुरंत वहां नहीं गया, बल्कि एक चक्कर लगाकर एक ऊंची जगह की तलाश में निकल गया। सावधानी से ऊपर चढ़ने के बाद वह बिना हिले डुले लेट गया और उसने अपनी आंखें मूंद ली। भीतर का प्रकाश प्रकट न हो, इसकी कोशिश करते हुए उसने धीरे से अपना सिर नीचे करके देखा।
जू किंग ने नजर घुमाए और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। एक बार फिर उसे कल वाला व्यक्ति दिखाई दिया। दूसरा व्यक्ति दीवार की ओर पीठ करके बैठा था। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और उसकी त्वचा सामान्य थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका आचरण, उसका शरीर और उसके बारे में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कल देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात के दौरान वह हिला ही नहीं या किसी भी तरह से हिला ही नहीं। यह अत्यंत अतार्किक था। यदि वह व्यक्ति जीवित मनुष्य था तो वह रात के दौरान उत्पन्न होने वाले खतरों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अगर वह व्यक्ति मर चुका होता तो उसका अक्षत शरीर उत्परिवर्तित जानवरों का पसंदीदा भोजन होता। इसलिए यह असंभव था कि उसका शरीर अब तक अछूता रहा हो। जू किंग चुप हो गया। सोचने के बाद उसने स्थिर रहने का फैसला किया। झुग्गी झोपड़ियों में पला बड़ा उसका धैर्य कम नहीं था। इसी तरह उसके ध्यानपूर्वक निरीक्षण में समय धीरे धीरे बीतता गया। दोपहर होने पर भी वह स्थिर रहा। जू किंग, जो 6 घंटे से इंतजार कर रहा था, ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। उसने अपने हाथ में एक पत्थर पकड़ा और उसे उस जगह की ओर फेंक दिया जहां दूसरी पार्टी थी। पत्थर की गति बहुत तेज थी और टक्कर भी छोटी नहीं थी। जब पत्थर व्यक्ति से टकराया तो जोरदार धमाका हुआ। वह आकृति प्रभाव से कांपने लगी और फिर एक लाश की तरह नीचे गिर पड़ी। और जिस क्षण वह नीचे गिरा, बैंगनी रंग की रोशनी चमक उठी। रोशनी का स्रोत जमीन पर था जहां वह व्यक्ति पहले बैठा था। जैसे ही जू किंग ने बैंगनी रंग की चमक देखी, उसकी आंखें चमक उठी और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह इतने दिनों से किसी और कारण से नहीं बल्कि शहर में गिरी हुई प्रकाश की बैंगनी किरण के लिए ही उसे खोज रहा था। इस समय उसने तुरंत भागने की अपनी इच्छा को बलपूर्वक दबा दिया। उसने बड़ी मुश्किल से कुछ और क्षण प्रतीक्षा की और सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद ही तेजी से बाहर निकला। वह अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा और उसकी गति बहुत तेज थी। उसका पूरा व्यक्तित्व एक शिकारी बाज की तरह था, जो सीधे बैंगनी रोशनी के स्थान की ओर बढ़ रहा था। तेजी से दौड़कर उसने बैंगनी प्रकाश के स्रोत को पकड़ लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत दूर चला गया। पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई। जू किंग 10 झांक से ज्यादा पीछे हटने के बाद ही रुका और हाँफने लगा। फिर उसने बैंगनी रोशनी छोड़ने वाली चीज पर नजर डाली जो उसके हाथ में थी। वह एक चमकदार बैंगनी क्रिस्टल था जिसकी सुंदरता अद्भुत थी। जू किंग का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने अपना सिर झुकाया तो उसने देखा कि जो लाश एक तरफ गिरी थी, वह बैंगनी रोशनी की सुरक्षा खोने के बाद तेजी से सड़ रही थी। उसकी त्वचा तुरंत ही हरे काले रंग की हो गई थी। इस दृश्य को देखकर जू किंग ने सहज रूप से अपने हाथ में बैंगनी क्रिस्टल को कस लिया। फिर वह अपनी गुफा की ओर मुड़ा और तेजी से वहां पहुंचा। कुछ ही देर बाद वह तेजी से भागा। अचानक जू किंग रुक गया। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नजर आई। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने कोट का बटन खोलकर अपने पट्टी लगे घाव पर नजर डाली। अभी घाव से खून नहीं निकल रहा था। इसके विपरीत उसे घाव से खुजली की लहरें महसूस हो रही थीं। इसलिए जू किंग की नज़र भारी हो गई। उसने अपनी अंदरूनी शर्ट उतार दी जिसे उसने पट्टी के रूप में इस्तेमाल किया था, और जैसे ही उसने अपना घाव देखा, उसे गहरा सदमा लगा। उसे अच्छी तरह याद है कि जब उसने आज सुबह जांच की थी तो उसका घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ था और कालापन कुछ हद तक बढ़ गया था। लेकिन अब उसकी छाती पर लगा घाव आधे से ज्यादा भर चुका था। घाव के किनारे सिर्फ एक बहुत पतला निशान रह गया था। यह, जू किंग ने हौंफते हुए कहा। उसके बाद उसने अपने हाथ में बैंगनी क्रिस्टल को घूर कर देखा। एक अधिक उदार अनुवाद में वांगू शब्द का अर्थ अतीत को घूरना, प्राचीन समय की ओर देखना आदि हो सकता है। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर समय के बाहर अध्याय 5 में कामना करता हूं कि आप सभी शांति से आराम करें। 1 समय के बाहर अध्याय 5 में कामना करता हूं कि आप सभी शांति से आराम करें। 1 पिछला अध्याय। अगला अध्याय। यह आइटम। जू किंग की आंखों में एक तीव्र चमक उभरी। बैंगनी क्रिस्टल को ले जाने से पहले कि उस पूरी तरह से अक्षत लाश की छवि उसके दिमाग में उभरी। क्या इससे शवों को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी और जीवित लोग शीघ्र स्वस्थ हो सकेंगे? जू किंग ने बैंगनी क्रिस्टल को पकड़ लिया और तेजी से हृदय गति बढ़ाते हुए आसपास के वातावरण का निरीक्षण किया। यद्यपि वह जानता था कि इस क्षेत्र में अन्य लोग जीवित नहीं होंगे, फिर भी खजाना प्राप्त करने के कारण वह सहज रूप से सतर्क था। इस समय वह यहाँ और नहीं रुक सकता था। वह तेजी से वापस उस गुफा की ओर भागा जहां वह पहले रुका था।
वापस आते समय उन्हें यह एहसास हुआ कि न केवल उनकी चोटें तेजी से ठीक हो गई हैं, बल्कि उन्हें शारीरिक थकान भी काफ़ी कम महसूस हो रही है। पहले जब वह इस तरह से दौड़ता था तो उसे लगभग 1 घंटे बाद अपनी गति धीमी करनी पड़ती थी, लेकिन अब 1 घंटे से ज़्यादा दौड़ने के बाद भी उसे लगता था कि उसका शरीर गर्म है और उसमें भरपूर सहन शक्ति है। वास्तव में वापस आते समय उन्होंने एक पक्षी को भी पकड़ लिया जो जमीन पर आ गिरा था। उन्होंने पक्षी को मारा नहीं, बल्कि उसे बेहोश कर दिया, क्योंकि जीवित प्राणियों के लिए संरक्षण अवधि अधिक लंबी थी। इतना सब करने के बाद भी उसे गुफा तक पहुंचने में पहले से कहीं ज्यादा समय लग गया। रात होने में अभी भी कुछ समय था, लेकिन उसे अपनी गुफा पहले ही नजदीक दिख गई थी। जूमो का मूड बहुत अच्छा था, हालांकि वह लापरवाह नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि शायद ऐसा भगवान द्वारा अपनी आंखें खोलने के कारण हुआ होगा, या जब निषिद्ध क्षेत्र का निर्माण शुरू हुआ होगा तो रात के समय आसपास के क्षेत्रों में उत्परिवर्तित जानवरों के जागरण के अलावा अन्य विचित्र अस्तित्व भी दिखाई देंगे। जब वह झुग्गी झोपड़ियों में थे तो उन्होंने लोगों को ये कहते सुना कि दुनिया में कई जगहें हैं जहां मौत इकट्ठा होती है, अंततः वहां ऐसे विचित्र अस्तित्व पैदा होंगे। उदाहरण के लिए, रात के समय गुफा के बाहर से जो डरावनी हंसी गूंजती थी, वह वास्तव में ऐसे ही अस्तित्व से आती थी। ऐसे अस्तित्वों के संबंध में सभी जानते थे कि उन्हें न देखना चाहिए, न छूना चाहिए और न उनसे मिलना चाहिए। यद्यपि उसके पिछले अनुभवों ने उसे बताया था कि ये अस्तित्व केवल रात में ही प्रकट होते हैं, शूकिंग इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि वे कभी कभी दिन में भी प्रकट होते होंगे या नहीं। इसलिए उसने अपनी गति जरा भी कम नहीं की। वह जल्दी ही गुफा के पास पहुंच गया और जैसे ही वह अंदर गया, उसने तुरंत ही प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। इसके बाद वह पालथी मारकर बैठ गया और अपनी कसी हुई हथेली को खोला। उसकी हथेली से बैंगनी रंग की रोशनी फैलती हुई इस छोटी सी गुफा को रोशन कर रही थी। रोशनी में जूकिंग की आंखें और चेहरा भी बैंगनी रंग में रंगा हुआ लग रहा था। वह बिना पलक झपकाए अपने हाथ में रखे बैंगनी क्रिस्टल को देखता रहा। ये क्रिस्टल आयताकार आकार का था और लगभग उसकी उंगली के आकार का था। क्रिस्टल में कुछ फ्लोक्यूल था और वही बैंगनी प्रकाश का स्रोत था। घाव भर रहे हैं, जूकिंग ने काफी देर तक देखा। फिर उसने अपनी शर्ट खोली और अपनी छाती पर लगे घाव पर नजर डाली। उसने पाया कि घाव अब 90% ठीक हो चुका था। अभी तो ऐसा लग रहा था कि बचा हुआ घाव कुछ ही समय में पूरी तरह भर जाएगा। यहाँ तक कि घाव के किनारे का निशान भी गायब हो रहा था। फिर उसने अपने दौड़ने के अनुभव और पहले की तुलना में कम थकान महसूस करने के बारे में सोचा। उसके बाद जूकिंग ने इस बैंगनी क्रिस्टल के बारे में मोटे तौर पर एक प्रारंभिक निर्णय लिया। इस मद का प्रभाव स्पष्टतः सुधार था। इससे उसके घाव और सहन शक्ति ठीक हो गई, जिसमें उसकी जीवन शक्ति भी शामिल थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका कोई अन्य प्रभाव भी होगा, जूकिंग ने बुदबुदाया, जबकि उसकी निगाहों में चिंतन चमक रहा था। वह नहीं जानता था कि इस बैंगनी क्रिस्टल का भगवान द्वारा अपनी आंखें खोलने की घटना से कोई संबंध है या नहीं, लेकिन संभवतः ऐसा होना चाहिए। चाहे जो भी हो, यह एक सर्वोच्च खजाना था। कम से कम जब से जूकिंग युवा था तब से लेकर अब तक उसने कभी भी ऐसी किसी वस्तु के बारे में नहीं सुना था जिसमें ऐसी चौंकाने वाली पुनर्प्राप्ति क्षमता हो। ऐसी वस्तु उसके पास होने से उसे जो सहायता मिली वह उसके लिए दूसरे जीवन के समान थी। हालांकि जूकिंग को इस बात पर पूरा विश्वास था कि वह इस वस्तु को केवल इसलिए प्राप्त कर पाया क्योंकि इस शहर में उसके अलावा कोई भी जीवित नहीं था। एक बार जब रक्त वर्षा समाप्त हो गई और वह इस स्थान से बाहर निकल गया, तो संभवतः उसके पास इतने बड़े खजाने की रक्षा करने की ताकत नहीं होगी। तो एकमात्र समाधान इस बैंगनी क्रिस्टल को छुपाना था। जूकिंग बहुत देर तक चुप रहा। उसने उस बेहोश पक्षी पर नजर डाली जिसे उसने पकड़ा था और उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह कोई आवाज न कर सके। उसकी चोंच को दबाने के बाद उसने अपनी जांघ पर लगे खंजर को निकाला और सीधे पक्षी के शरीर पर घाव कर दिया। जैसे ही पक्षी संघर्ष कर रहा था, जूकिंग ने उसके अंदर बैंगनी क्रिस्टल भर दिया। इसके बाद उन्होंने इसका बहुत ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उसने देखा कि शुरू में पक्षी अभी भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन बहुत जल्द सभी दिशाओं से अंतर्धाराएं उमड़ पड़ीं। ऐसा लग रहा था मानो आध्यात्मिक ऊर्जा उस पर खींची जा रही हो। वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा शूकिंग द्वारा साधना के दौरान एकत्रित की गई मात्रा की तुलना में कहीं ज्यादा थी। फिर आध्यात्मिक ऊर्जा पक्षी के शरीर में प्रवाहित हो गई और अभी पक्षी के संघर्ष की तीव्रता कई गुना अधिक बढ़ गई।
जू किंग ने अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद महसूस किया कि वह अब पक्षी को इतनी आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। इस दृश्य से जू किंग की आंखों की रोशनी तेज हो गई। पहले वह पक्षी की गर्दन को हल्के से दबाकर आसानी से कुचल सकता था, लेकिन इस बार उसे पक्षी की गर्दन को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी और फिर कई बार दबाना पड़ा। इसके बाद उसने तेजी से बैंगनी क्रिस्टल को बाहर निकाला और उसे पोंछ दिया, फिर विचार करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। पक्षी मरा नहीं, इसके विपरीत उसके शरीर में आत्मिक ऊर्जा भर गई और उसकी शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई। चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ देर बाद जू किंग ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें अब दृढ़ संकल्प से चमक उठीं और उसने सीधे बैंगनी क्रिस्टल को अपने घाव में ठूंस दिया जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। इसे अंदर भरने की प्रक्रिया कुछ दर्दनाक थी, लेकिन जू किंग ने दांत पीसकर दर्द सहन किया। शरीर के अंदर कुछ छिपाने से अधिक सुरक्षित कोई स्थान नहीं था। इसके अलावा उन्होंने एक सरल परीक्षण किया और ऐसा प्रतीत हुआ कि इस वस्तु को उनके शरीर में रखने से बेहतर प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही बैंगनी क्रिस्टल उसके शरीर में समा गया और उसका घाव भर गया, उसके शरीर के भीतर से एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी, इससे पहले कि जू किंग उसे करीब से देख पाता। पक्षी ने पहले जो आत्मिक ऊर्जा अवशोषित की थी, उसकी तुलना में उससे भी अधिक मात्रा में आत्मिक ऊर्जा सभी दिशाओं से सीधे बाहर आने लगी, यहाँ तक कि मिट्टी में से भी रिसकर पक्षी तक पहुंचने लगी। आत्मा की ऊर्जा बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी, इसलिए जू किंग का शरीर तुरंत एक हल्के नीले रंग से चमक उठा और उसके पूरे शरीर में एक अवर्णनीय ठंडक दौड़ गई। ऐसा आत्मिक ऊर्जा में असामान्य पदार्थों की अत्यधिक मात्रा के कारण हुआ। हालांकि जू किंग पहले से ही तैयार था। इस समय उसने पहाड़ों और समुद्रों की कला के अनुसार अपनी ऊर्जा को सीधे प्रसारित करने में संकोच नहीं किया। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर समय के बाहर अध्याय 6 में कामना करता हूं कि आप सभी शांति से आराम करें। 2 समय के बाहर अध्याय 6 में कामना करता हूं कि आप सभी शांति से आराम करें। 2 पिछला अध्याय। अगला अध्याय। जैसे ही उन्होंने पर्वतों और समुद्रों की कला के अनुसार अपनी ऊर्जा प्रसारित की, उनके शरीर में प्रवाहित आध्यात्मिक ऊर्जा ने अचानक बड़ी मात्रा में असामान्य पदार्थों को छान लिया। उसके बाद शुद्ध की गई शेष आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ऊर्जा चैनलों के माध्यम से उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हुई और इस कारण उस समय जू किंग के शरीर से चटकने जैसी आवाजें निकलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के कुछ पहले से बंद हिस्से अब अचानक खुल गए हों। इस पल उसका खून और मांस तपा हुआ और पोषित हो गया। उसने अपने मन में जियाओ की छवि की कल्पना की। इस समय जियाओ जीवित हो गया और सभी प्रकार की अलग अलग मुद्राएं अपना रहा था। हालांकि पर्वत और समुद्र कला को साधना कला के रूप में जाना जाता था, लेकिन यह नियमों की खेती नहीं करती थी, बल्कि यह एक प्रकार की शारीरिक शोधन विधि थी। कुल 10 स्तर थे जो कि संघनन क्षेत्र के 10 स्तरों से मेल खाते थे। बांस की पट्टी में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि प्रत्येक स्तर पर साधक को एक अतिरिक्त बाघ के बराबर शक्ति मिलेगी। 5 बाघ मिलकर एक शियाओ बनाते हैं और 2 शियाओ मिलकर एक कुई बनाते हैं। परिचय में आगे कहा गया कि जियाओ पहाड़ों को हिला सकता है, जबकि कुई समुद्र को हिला सकता है। यही कारण है कि साधना कला को पर्वत और समुद्र कला के रूप में जाना जाता था। इस समय उसकी छाती में दबा हुआ बैंगनी क्रिस्टल एक भंवर की तरह था जो लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और यह बेतुकी सहजता के साथ क्रिस्टल की ओर बह रहा था। परिणामस्वरूप जू किंग की साधना की गति बहुत बढ़ गई। अज्ञात समय के बाद जू किंग के शरीर में पॉपिंग की आवाजें तेज हो गईं और उसके शरीर के भीतर की बहुत सारी अशुद्धियां उसके पूरे शरीर के छिद्रों से बाहर निकल गईं। तभी गुफा में तीखी गंध फैल गई। जैसे जैसे गंदगी बाहर निकलती गई, जू किंग का शरीर पहले से ज्यादा क्रिस्टलीय हो गया। यहाँ तक कि उसका गंदगी से ढका चेहरा भी अब ज्यादा सुंदर दिखने लगा। कुछ समय बाद पॉपिंग की आवाज और अंदर बह रही आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे बंद हो गई। उसके बाद जू किंग ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों के सामने से बैंगनी रंग की एक हल्की सी रोशनी चमक उठी। होश में आने के बाद जू किंग का दिमाग एक पल के लिए सुस्त हो गया। अभी उसकी आंखों में अंधेरी गुफा कुछ हद तक साफ दिख रही थी। फिर उसने जल्दी से अपना सिर नीचे करके अपने शरीर का जायजा लिया और धीरे धीरे उसके चेहरे पर अविश्वास की झलक दिखाई देने लगी। ये भावना जू किंग के चेहरे पर उत्साह की झलक दिखी। वह खड़ा हुआ और मुक्का मारा, जिससे हवा की तेज झोंके जैसी आवाज निकली। गुफा बहुत छोटी थी, इसलिए वह अपनी गति का परीक्षण नहीं कर सका।
लेकिन जब उसने अपने पैर उठाए और मुक्का मारा तो उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर के सभी पहलुओं में बहुत सुधार हुआ है। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने बाएं हाथ की आस्तीन ऊपर कर ली। जब उसने वहां एक नाखून के आकार का काला बिंदु देखा तो जूकिंग ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में उत्तेजना को दबा लिया। तो ये क्यूई संक्षेपण का पहला स्तर है। बांस की पट्टी के विवरण के अनुसार ये काला बिंदु कोई और नहीं बल्कि पर्वत और समुद्र कला की साधना करने वाले किसी व्यक्ति का उत्परिवर्तन बिंदु था। यह उनके बाएं हाथ पर स्थित था। इसके अलावा साधक द्वारा प्राप्त प्रत्येक स्तर के लिए एक अतिरिक्त काला बिंदु होगा। उसने अपनी बांह पर उत्परिवर्तन बिंदु को छुआ। इस समय जूकिंग अपनी ताकत में अचानक सुधार के संबंध में स्पष्ट रूप से उत्साहित था। फिर उसने अपना सिर उठाया और प्रवेश द्वार की ओर देखा, सुबह होने की प्रतीक्षा में, ताकि वह बाहर जाकर अपनी गति का परीक्षण कर सके। लेकिन बहुत जल्द ही जूकिंग के चेहरे पर संदेह की भावना आ गई। वह प्रवेश द्वार के पास गया और ध्यान से सुनने लगा। बाहरी दुनिया हमेशा की तरह अंधकार में थी, लेकिन कोई भी अजीब आवाज नहीं थी। यहाँ कई दिन रहने के बावजूद उन्हें इस तरह की स्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। अतीत में यदि भोर हो भी जाती थी तो भी उत्परिवर्तित जानवरों और विचित्र अस्तित्वों की आवाजें नहीं आती थीं, फिर भी गिरती हुई बारिश की ध्वनि अभी भी मौजूद रहती थी। हालांकि अभी तो बारिश की आवाज भी बंद हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि जूकिंग के मन में हलचल मच गई, क्योंकि उसके दिल में एक अनुमान उभरा। वह चुपचाप इंतजार करता रहा जब तक कि उसे गुफा के प्रवेश द्वार से एक चमकदार रोशनी की किरण दिखाई नहीं दी। जूकिंग की काली पुतलियों में प्रतिबिंबित प्रकाश ऐसा था मानो उसने उसकी पूरी दुनिया को रोशन कर दिया हो। जैसे ही उसने रोशनी देखी, जूकिंग का शरीर कांप उठा। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे प्रकाश की किरण के पास पहुंचा और फिर अपने शरीर को उससे सेंकने लगा। उसने अपनी हथेली में गर्माहट महसूस की। यह अनुभूति, जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं की थी, धीरे धीरे उसकी सोई हुई आत्मा को जगाने लगी। सूर्य का प्रकाश। काफी समय बाद जूकिंग की आंखों में चमक दिखाई दी और उसने रुकावट को दूर करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती गई, वह धीरे धीरे उस दरार से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, उसने अपना सिर उठाया और जो उसने देखा वह अब काले बादलों की घनी परत नहीं थी, बल्कि उज्ज्वल और दीप्तिमान सूर्य था। ऐसा लग रहा था मानो सुबह सुबह बूढ़े को अचानक कई दिनों की बीमारी के बाद अपनी स्फूर्ति वापस मिल गई हो। काले बादलों के पर्दे आखिरकार छंट गए और दुनिया में फिर से ताजगी छा गई। बारिश रुक गई है। जूकिंग ने हवा में गहरी सांस ली जिसमें सूर्य की गर्मी थी और वह चुपचाप उगते सूरज की छाया में शहर को देख रहा था। शहर की हर चीज लाल रंग के दीप्तिमान आसमान के नीचे एक अलग ही चमक के साथ चमक रही थी। सुबह की चमक बादलों के बीच से नीचे गिर रही थी। प्रकाश की किरणें अनगिनत वेल की तरह थीं जो सुनहरे झरने उगल रही थी, शहर के अंधेरे और धुंध को दूर कर रही थी, इसके धब्बेदार निशानों को उजागर कर रही थी। हर जगह ढही हुई इमारतें, असंख्य हरे काले शव, खून के रंग के गड्ढे जो एक चौंकाने वाला दृश्य थे। सब कुछ जूकिंग को याद दिला रहा था कि यहाँ एक आपदा घटी थी। जूकिंग की नज़र में थोड़ी उलझन दिखी। वह 6 साल तक शहर के बाहर झुकी झोपड़ियों में रहा था और उसने इस शहर को भी 6 साल तक देखा था। यद्यपि वह यहाँ बहुत कम बार आया था, फिर भी यह वह स्थान था जहाँ वह पिछले 6 वर्षों से सबसे अधिक रुकना चाहता था। मैंने यहाँ एक साधना कला प्राप्त की। मैंने बैंगनी क्रिस्टल यहीं से प्राप्त किया। मैं यहाँ बच गया, जूकिंग ने बड़बड़ाते हुए कहा और चुप हो गया। बहुत देर बाद ही उसने हल्की सियाह भरी और हरी काली लाशों की ओर बढ़ा। उसने कुछ देर के लिए अपना सिर नीचे किया और एक लाश को उठाकर आगे बढ़ गया। फिर वह पास के एक सार्वजनिक चौराहे पर गया और लाश को नीचे रख दिया। उसके बाद वह मुड़ा और दूसरी लाश, तीसरी, चौथी लाश को ले जाने लगा। कुछ लाशें सड़क के अंत में पड़ी थीं और कुछ तो मलबे के नीचे दबी हुई थीं। फिर भी उसने आसपास के इलाके की सारी लाशें उठाकर सार्वजनिक चौक पर रख दी। अभी यह लाशें एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर हो गई थीं। कुछ पूरी तरह से लाशें थीं और कुछ के शरीर के अंग गायब थे। जूकिंग वहीं खड़ा रहा और उसने आग जला दी। शायद यह असामान्य पदार्थों की वजह से था। जितनी देर तक आग जलती रही, उतनी ही तीव्र होती गई और जल्द ही घना धुआं निकलने लगा। घने धुएं के पास जूकिंग ने जलती हुई लाशों को बहुत देर तक देखा और फिर चुपचाप दूसरे क्षेत्र में चला गया। बहुत जल्द घने धुएं का एक और स्तंभ ऊपर की ओर बढ़ गया और घने धुएं के स्तंभों की संख्या बढ़ने लगी। ठीक इसी तरह पहले दिन जब सूर्य की रोशनी शहर में आई,
तो सूर्य की रोशनी के अलावा केवल जलती हुई लाशों से उठता काला धुआं ही था। काले धुएं के गुबार आसमान की ओर उठे और सूरज की रोशनी को ढक दिया। इस समय सुबह की लाल चमक भी बेबसी से भर गई थी। लाल रंग गहरा लाल हो गया और ऐसा लगा जैसे आसमान आहें भर रहा हो। ऐसा भी लग रहा था कि धुएं के स्तंभ आंसू बन गए थे और जमीन पर धुएं की छाया आंसू के धब्बों में बदल गई थी। आखिरी आंसू का दाग उस स्थान पर था जहां जूकिंग ने बैंगनी प्रकाश की खोज की थी। वहां जूकिंग ने मेडिकल शॉप से बूढ़े आदमी की लाश नीचे रख दी। जब वह शव को जला रहा था तो गर्मी की लहरें निकल रही थीं और वह चुपचाप एक तरफ खड़ा था। उबलती हुई लपटें उसकी काली पुतलियों में दिखाई दे रही थीं, जो लगातार टिमटिमा रही थीं। उसके बिखरे और सूखे लंबे बाल भी गर्मी से धीरे धीरे घुंघराले हो गए। काफी समय बाद जूकिंग का शरीर झुका और उसने प्रार्थना करने के लिए अपना सिर नीचे किया। मैं कामना करता हूं कि आप सभी शांति से आराम करें। इस समय लपटें अचानक बहुत तेज हो गईं और गर्मी बढ़ती गई। सिनपरनी के बीजों जैसी चिंगारियां उत्पन्न हुईं और वे हवा के साथ आसमान में तैरने लगीं। केवल धुएं के गुबार में ही अनिच्छा और पछतावा था, जिसे दूर करना असंभव था। यहाँ तक कि हवा भी भावनाओं को दूर नहीं कर पा रही थी। जैसे जैसे धुआं ऊपर उठता गया, ऐसा लगा जैसे आसमान में घाव उभर आए हों। वे महत्वहीन और असहाय थे। अल्पविराम काफी देर बाद जब अस्त व्यस्त कदमों की आवाजें गूंजने लगी तो एक अजीब सी आवाज युवक के पीछे से आती हुई सुनाई दी। मैं ये कह रहा था कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमें कोई लाश क्यों नहीं दिखी? तो यह एक मूर्ख बच्चा है जो इन लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए अपनी ताकत और सहनशक्ति बर्बाद करने से गुरेज नहीं करता। ठीक है, चूंकि तुम्हारी लालसा समाप्त नहीं हो सकती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें आग के अंदर फेंक दूंगा ताकि तुम उनके साथ जा सको। फिर जूकिंग ने अचानक अपना शरीर इन लोगों की ओर मोड़ लिया। एक चीनी लोककथाओं से अलौकिक प्राणी अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर समय के बाहर अध्याय 7 बिन बुलाया मेहमान 1। समय के बाहर अध्याय 7 बिन बुलाया मेहमान 1। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। जैसे ही जूकिंग मुड़ा, उसने तुरंत अपने पीछे की स्थिति पर गौर किया। उसने देखा कि 7-8 झांक दूर अलग अलग स्थानों पर 7 लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे। 7 लोगों के इस समूह में वयस्क पुरुष और महिलाएं थीं। वे मुख्य रूप से गहरे भूरे रंग के चमड़े के कोट पहने हुए थे और उनकी कमर पर चमड़े की कई थैलियां बंधी हुई थीं। उन सभी के पास हथियार भी थे और वे अलग अलग दिशाओं में फैल गए। उनमें से 3 के पास धनुष था और 2 के पास तलवारें थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी एक दूसरे को पीठ नहीं दिखाई। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी कारण से सावधान थे। वहां एक और व्यक्ति भी था जिसने मुक्केबाजी के दस्ताने पहने हुए थे। वह अकेला आगे बढ़ा और सबसे बीच में खड़ा हो गया। जहां तक उस व्यक्ति का प्रश्न है जिसने पहले विचित्र ढंग से बात की थी, वह एक लंबा और बलिष्ठ व्यक्ति था। यह आदमी एक विशाल कुल्हाड़ी लिए हुए था और वह शूकिंग से सबसे कम दूरी पर था। वह एक मजबूत शरीर वाला, घनी दाढ़ी वाला और चेहरे पर एक दुष्टतापूर्ण निशान वाला व्यक्ति था। इस समय उसकी निगाहें क्रूरता से चमक रही थीं और वह बड़े कदमों से जूकिंग की ओर बढ़ते हुए दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहा था। ये सब कुछ जूकिंग ने एक ही नज़र में देख लिया था। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसके दिमाग ने तुरंत इस तथ्य का विश्लेषण किया कि ये लोग एक इकाई नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वे पल भर में ही एक समूह में एकत्रित हो गए थे। वह ये बात उन स्थानों से बता सकता था जहां वे खड़े थे और दूसरों के प्रति उनकी सतर्कता से भी। इसके अलावा जूकिंग ने इन लोगों की पहचान का अंदाजा लगा लिया था। वे सभी मैला धोने वाले थे। नानहुआंग महाद्वीप में मैला धोने वालों की कमी नहीं थी। उनमें से अधिकांश क्रूर थे और उनके पास कोई लाभ नहीं था। सब कुछ ऐसा था कि ताकतवर लोग कमजोर लोगों को खा जाते थे। जाहिर है, अब जब निषिद्ध क्षेत्र में रक्त वर्षा बंद हो गई है और सीमा खुल गई है, तो आसपास के सभी सफाईकर्मी यहाँ खींचे चले आए हैं। उनके लिए हालांकि निषिद्ध क्षेत्र खतरनाक था, लेकिन उनका जीवन पहले से ही एक ब्लेड की धार पर संतुलित था। इसलिए एक खाली शहर में मौजूद संसाधन उनकी आंखों को ईर्ष्या से लाल करने के लिए पर्याप्त थे। यदि कुछ वस्तुएं दूषित भी हों, तो भी उनका कुछ भंडारण मूल्य तो रहेगा ही। जैसे ही जूकिंग के मन में विचार तेजी से घूमने लगे, उसका शरीर हिलने लगा और वह एक और छलांग लगाने वाला था। हालांकि वह मोटा आदमी जो उसके करीब आ रहा था, जब उसने देखा कि जूकिंग भागना चाहता है, तो वह तुरंत आगे बढ़ा।
उसकी आंखों में क्रूरता बढ़ गई और उसकी दुष्ट मुस्कान में खून की प्यास की झलक थी। भागना चाहते हो? मुझे तुम जैसे बदमाशों को गाली देना और मारना सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हारे चमड़े के थैले में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, है न? कैप्टन लेई, मुझे इस बच्चे को संभालने दो। उस तगड़े आदमी की आंखों में क्रूरता झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में छिपी क्रूरता बाहर निकलकर डर में बदल गई हो। उसके लंबे, मांसल शरीर और युद्ध कुल्हाड़ी के साथ मिलकर उसके द्वारा प्रदर्शित दमन की भावना अत्यधिक प्रबल थी। इस समय वो बड़े कदमों से आगे बढ़ा और अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को फेंकने से पहले ज़ू किंग की दिशा में छलांग लगा दी। एक तेज आवाज के साथ युद्ध कुल्हाड़ी हवा में सीटी बजाती हुई चली गई और उनके बीच की दूरी को कम कर दिया तथा तुरंत ही हवा से अपने लक्ष्य के निकट पहुंच गई। उस मांसल आदमी में बहुत ताकत थी और उसकी हरकतें भी धीमी नहीं थीं। हालांकि ज़ू किंग की गति और भी तेज थी। उस पर जब युद्ध कुल्हाड़ी आए तो उसने अपने शरीर को तेजी से आगे बढ़ाया और एक तरफ भाग गया। युद्ध कुल्हाड़ी बिना किसी नुकसान के उसके सामने से सीटी बजाते हुए निकल गई। हालांकि गति से उत्पन्न हवा ज़ू किंग के चेहरे पर लगी, जिससे उसके बिखरे बाल थोड़े से हिलने लगे और उसके बालों के नीचे उसकी ठंडी भेड़िए जैसी निगाहें दिखने लगीं। अगले ही पल ज़ू किंग के शरीर ने चकमा देने की गति को उधार लेकर जमीन पर लुढ़क गया। हालांकि उसने भागने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि वह उस मोटे आदमी के करीब गया और अपना दाहिना हाथ उठाया, जबकि एक काले रंग की लोहे की छड़ी सीधे उसके हाथ में दिखाई दी। अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए, जो दूसरे पक्ष से कम थी, ज़ू किंग ने गुस्से से छलांग लगाई और उसके हाथ में मौजूद लोहे की छड़ी ने नीचे से ऊपर की ओर वार किया, जिसका उद्देश्य उस मोटे आदमी की थोड़ी में छेद करना था। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। ज़ू किंग का दुबला शरीर और साथ ही उसका पहले भागना स्वाभाविक रूप से उसके हमले के इरादे को छुपाने के लिए था। जहां तक उस तगड़े आदमी की बात है तो उसे भी इस पल में जीवन मृत्यु का संकट महसूस हुआ। आखिर वह बहुत अनुभवी था। इस समय उसका ऊपरी शरीर गुस्से से पीछे की ओर झुका और उसका चेहरा एकदम बदल गया। वह लोहे की छड़ी से बाल बाल बच गया, लेकिन लोहे की छड़ी ने फिर भी उसकी थोड़ी पर घाव कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वह अपने दिल में गुस्से को बढ़ा पाता, ज़ू किंग ने अपने बाएं हाथ से अपनी जांघ से खंजर को तेजी से बाहर निकाला। वह बेहद ठंडा दिख रहा था। जिस समय उस मोटे आदमी का ऊपरी शरीर पीछे की ओर झुका, ज़ू किंग ने सीधे उस मोटे आदमी के दाहिने पैर के तलवे में खंजर घोंप दिया। तभी एक खंजर की आवाज गूंजी, जो भूसे के चप्पलों और मांस में घुस गया तथा उस मजबूत कद वाले व्यक्ति के पैर को सीधे मिट्टी में दबा दिया। परिणामस्वरूप उस मोटे आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसके पूरे शरीर में भयंकर दर्द होने लगा। अचानक एक दुखद चीख निकली। वह फिर से हमला करने वाला था, लेकिन ज़ू किंग बहुत फुर्तीला था। ज़ू किंग के हमला करने के बाद उसका शरीर तुरंत एक टूटे हुए बनकर की ओर भागा। वह वहीं पर दुबक गया और फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया। जब टिमटिमाती लपटें उसके चेहरे को रोशन करती थीं, तो उसका पूरा व्यक्तित्व थोड़ा अस्पष्ट सा लगता था। उसकी भेड़िए जैसी निगाहें कुछ ऐसी थीं जिन्हें टिमटिमाती लौ छिपा नहीं सकती थी। जब वह मैला ढोने वालों को घूरता था तो उसमें सावधानी और निर्दयता भरी होती थी। ये सब बहुत जल्दी हुआ। ज़ू किंग की कम उम्र और दुबले पतले शरीर ने कई सफाई कर्मियों को भ्रमित कर दिया, जिससे वे लापरवाह हो गए। इसलिए वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। इस समय सभी की आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी। विशेष रूप से धनुषधारी 3 लोगों की निगाहें और भी तेज हो गईं। बनकर के पीछे छिपे ज़ू किंग ने उस तगड़े आदमी पर नजर डालने की जहमत नहीं उठाई जो पास ही में था और जो दुखद रूप से चिल्ला रहा था, अपने इंसोल से खंजर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़र तीनों तीरंदाजों से गुजरी और आखिरकार बीच में बॉक्सिंग ग्लव्स पहने आदमी पर पड़ी। यह आदमी एक बूढ़ा आदमी था। हालांकि उसके कपड़े दूसरों जैसे ही थे, लेकिन उसकी नज़र सबसे तेज थी। इसके अलावा ज़ू किंग उसके शरीर से छिपी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराओं को महसूस कर सकता था। बूढ़े आदमी की स्थिति और जिस तरह से अन्य लोगों की निगाहें अनायास ही उस पर टिकी थी, उससे ज़ू किंग के मन में एक अनुमान पैदा हो गया था। ये बूढ़ा आदमी संभवतः इन सफाईकर्मियों का अस्थायी नेता था। ज़ू किंग ने बूढ़े आदमी को देखा और उसका विश्लेषण किया, जबकि बूढ़े आदमी ने भी उसकी ओर देखा। उसकी निगाहों में अजीबोगरीबपन का आभास था। बहुत जल्दी ही बूढ़े आदमी ने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। वह बस कुछ ही दूरी पर जलती हुई लपटों को देखता रहा और चुप रहा। इस समय जिस मोटे आदमी ने खंजर निकाला था, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वालाएं थीं। उसने जोर से दहाड़ लगाए और ज़ू किंग पर झपटने वाला था।
बेटे देखो मैं तुम्हें कैसे मरवाता हूँ। जू किंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जो तीखेपन से चमक रही थी। जब वह कुछ करने वाला था तभी एक वृद्ध आवाज शांत स्वर में सुनाई दी। 1 झाग इक्वल्स 3.3333 मीटर। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर समय के बाहर अध्याय 8 बिन बुलाया मेहमान 2। समय के बाहर अध्याय 8 बिन बुलाया मेहमान 2। पिछला अध्याय। अगला अध्याय पर्याप्त। इस एक शब्द में इतनी धमक थी कि दहाड़ रहा वह मोटा ताज़ा आदमी अपने कदम रोक लेता है। फिर वह वक्ता की ओर अपना सिर घुमाता है। जिस व्यक्ति ने यह बात कही थी वह कोई और नहीं बल्कि मुक्केबाजी के दस्ताने पहने हुए वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसे जू किंग ने पहले देखा था। कैप्टन ले, वह बच्चा बाहर की झुग्गियों से बचकर आने वाला भाग्यशाली व्यक्ति होगा। चूंकि भगवान ने उसे बचा लिया है इसलिए तुम्हें उसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए। चलो हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन उस मोटे आदमी की आंखों में एक गहरी अनिच्छा देखी जा सकती थी। उसे लगता था कि वह पहले लापरवाह था। अगर वह वाकई गंभीरता से काम करे तो उसे पूरा भरोसा था कि वह कुछ ही सांसों में जू किंग की गर्दन कुचल सकता है। जब वह बोलने ही वाला था तो बूढ़े आदमी ने शांति से उसकी ओर देखा। क्या आपको मेरी बात दोहराने की जरूरत है? उस मोटे आदमी के चेहरे पर संघर्ष का भाव था, लेकिन अंततः उसने अपना सिर नीचे कर लिया। बस जब उसने अपना सिर नीचे किया तो उसने अपनी आंखों के कोने से बनकर में छिपे शू किंग पर नजर डाली और उसके चेहरे पर हत्या का इरादा चमक उठा। उसके बाद उसका चेहरा उदास हो गया और वह मुड़ा और बूढ़े आदमी की दिशा में लंगड़ाता हुआ चला गया। जू किंग को हत्या की मंशा का आभास हो गया था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह सावधानी से उन कूड़ा बीनने वालों के समूह को देखने लगा जो दूर से चल रहे थे। हालांकि जब वे 10 झांक दूर चले गए तो बीच में बैठा बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया। उसने अपना सिर घुमाया और यह पता नहीं चल पाया कि वह जू किंग को देख रहा था या जलती हुई लाशों के ढेर से उठती लपटों को, क्योंकि वह बहुत समय बाद अचानक बोल पड़ा। बच्चे, क्या तुम मेरे साथ यहाँ से जाने को तैयार हो? जू किंग ने चौंकते हुए कहा। उसने दूसरे पक्ष के लहजे पर गौर किया। बूढ़े आदमी ने हम नहीं बल्कि मैं कहा। इसलिए जू किंग चुप हो गया और उसकी नज़र भीड़ में घूम गई। बूढ़ा आदमी भी धैर्यवान था, इसलिए उसने जू किंग को जल्दी नहीं किया। वह दूर खड़ा था और जू किंग के जवाब का इंतजार कर रहा था। 10 सांसों के बाद जू किंग ने एक बार फिर इन लोगों पर नजर डाली। फिर उसने बूढ़े आदमी के साथ साथ उस उदास और तगड़े आदमी को भी देखा जिसे उसने घायल कर दिया था। युवक की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। वह धीरे से खड़ा हो गया और बिना कुछ बोले उनके पास चला गया। जू किंग को अपनी ओर आते देख बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और चलने के लिए मुड़ा। बाकी लोगों ने भी जू किंग को गहरी निगाहों से देखा और साथ साथ चल पड़े। ठीक इसी तरह जू किंग ने कूड़ा बीनने वालों के इस समूह का पीछा किया और उन्हें शहर में सभी मूल्यवान वस्तुओं को खोजते और इकट्ठा करते देखा। इस बीच उसे ये भी पता चला कि उस हटे कट्टे आदमी का उपनाम टूटा हुआ बेल्ट था। इस व्यक्ति ने कई बार अपनी भयावह नज़र जू किंग की ओर घुमाई थी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से अपनी हत्यारी इच्छा को दबा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह चिंतित नहीं था और वह उस मौके का इंतजार करना चाहता था जब बूढ़ा आदमी मौजूद न हो। इसके अलावा ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी यात्रा में ऐसा अवसर अवश्य आएगा। जू किंग ने कुछ देर तक सोचा और योजना बनाने से पहले उस मोटे आदमी के लालच के बारे में सोचा। इसलिए शहर से अपनी परिचितता के कारण उसने इन कूड़ा बीनने वालों की कुछ मदद की। जू किंग ने बहुत विनम्र व्यवहार अपनाया और इन कूड़ा बीनने वालों को और भी अधिक मूल्यवान वस्तुएं और भी तीव्र गति से ढूंढने में मदद की। जहां तक टूटे हुए बैल का सवाल है, उसका लालच सभी को स्पष्ट दिख रहा था। हालांकि वह जो भार उठा रहा था वह पूरा भरा हुआ था और उसका वजन उसकी सहनशक्ति से ज्यादा था, फिर भी वह और अधिक सामान हथियाना चाहता था। इसलिए जो पहले से ही घायल था उसने दूसरों की तुलना में अधिक स्थानों की खोज की और अधिक सामान होने के कारण अधिक भार भी उठाया। शुरुआत में तो ये बहुत मायने नहीं रखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उस तगड़े आदमी की सहनशक्ति बहुत कम होती गई। उसे जो थकान महसूस हुई वह जल्द ही दूसरों से भी ज्यादा हो गई। शहर के राजा के निवास के आसपास के क्षेत्र के बारे में जू किंग ने सोचा कि कैप्टन लेई नाम के बूढ़े व्यक्ति ने उसकी कैसे मदद की थी। इसलिए उसने उन्हें लुभाने का फैसला नहीं किया। वे रात होने तक ऐसा करते रहे।
फिर समूह ने आखिरकार शहर छोड़ दिया और शहर के बाहर झुग्गियों में एक शिविर स्थापित किया। उनका कार्य बहुत कुशल था और उन्होंने जल्द ही 6 तंबू स्थापित कर लिए। एक ही तंबू में 2 तलवार चलाने वाले लोगों के अलावा बाकी सभी अकेले थे। उन्होंने अपने तंबू के बाहर धूप बत्ती जलाई और कुछ ने तो थोड़ा सा पाउडर निकालकर आसपास के इलाके में छिड़क दिया। ये देखकर कि आकाश में अंधेरा छाने लगा है और शहर में तरह तरह की दहाड़ें गूंजने लगी हैं, ये सभी सफाईकर्मी अपने अपने तंबुओं में घुस गए। केवल कैप्टन लेई ने अकेले शू किंग की ओर अपनी नज़र घुमाई। उसने एक स्लीपिंग बैग निकाला और उसे उसकी ओर फेंक दिया। धूप जलाने से उत्परिवर्तित जानवर दूर हो सकते हैं और पाउडर विचित्र अस्तित्व को पास आने से रोक सकता है। आज आपके योगदान को देखते हुए जब मैं यहाँ हूँ तो टूटा हुआ बैल आपको निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये स्थान अभी भी सुरक्षित माना जा सकता है। बूढ़े व्यक्ति की बात समाप्त होने के बाद उसे कोई परवाह नहीं रही और वह अपने तंबू में चला गया। जू किंग ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल बूढ़े आदमी के तंबू पर एक गहरी नज़र डाली और फिर स्लीपिंग बैग खोलकर अंदर घुस गया। हालांकि उन्होंने इसे पूरी तरह से सील नहीं किया, बल्कि सफाईकर्मियों के तंबू की दिशा में थोड़ा सा अंतर छोड़ दिया। देर रात के समय बाहर की दहाड़ें और करुण क्रंदन और भी तेज हो गए और हवा में एक भयानक रोने की आवाज़ भी गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि बाहर की दुनिया में हर जगह खौफनाक माहौल छा गया है। कोई भी अपने वर्तमान निवास स्थान की सुरक्षा को छोड़ने को तैयार नहीं था। जू किंग को छोड़कर स्लीपिंग बैग में उसने अपनी आंखें खोल लीं और चुपचाप प्रतीक्षा करते हुए स्थिर खड़ा रहा। समय बीतता गया और जब रात गहरी हो गई, जब अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तो जू किंग धीरे से अपने स्लीपिंग बैग से बाहर निकला। उसकी हरकतें बहुत सावधान थीं और उसने कोई आवाज न करने की पूरी कोशिश की। शहर के अंदर की दहाड़ें और करुण क्रंदन उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन इनसे उसका जरा सा भी ध्यान भंग नहीं हुआ। शू किंग सावधानी से बाहर निकलने के बाद चुपचाप उस तंबू की ओर चला गया जिसमें वह मोटा आदमी, जिसका उपनाम ब्रोकन ऑक्स था, अंदर था। वह अपने आसपास किसी भी छिपे हुए खतरे को नहीं आने देगा जो उसकी जान को खतरे में डाल सकता है। भले ही यह एक छिपा हुआ खतरा था, लेकिन उसे तुरंत इसे हल करने के लिए कोई उपाय सोचना था। यह नियम शू किंग ने झुग्गी झोपड़ियों में खून से सीखे सबक से सीखा था। यही असली वजह थी कि उसने बूढ़े आदमी का अनुसरण करने के लिए हामी भरी थी। वास्तव में दिन के दौरान इन सफाईकर्मियों को अधिक फसल प्राप्त करने के लिए जो भी सहायता उसने प्रदान की थी, वह इसलिए थी क्योंकि उसने टूटे हुए बैल के लालच को देखा था। वह चाहता था कि घायल टूटा हुआ बैल और भी अधिक थक जाए और उसकी सतर्कता खत्म हो जाए। इसलिए उन्होंने जानबूझकर दूसरे पक्ष को सुन्न करने तथा उसे अप्रस्तुत करने के लिए विनम्र व्यवहार अपनाया। ये सब अभी कार्रवाई करने के लिए था। वर्तमान में जू किंग की अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि वह धीरे धीरे तंबू के पास पहुंच गया था। वह बिल्कुल भी लापरवाह नहीं था। वह पहले वहां बैठकर ध्यान से सुनने के लिए काफी देर तक बैठा रहा। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर समय के बाहर अध्याय 9 बिन बुलाया मेहमान 3। समय के बाहर अध्याय 9 बिन बुलाया मेहमान 3। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। उसके कान में आने वाली सांसों की आवाज़ें एक नियमित लय में थी और यह नकली नहीं लग रही थी। इसकी पुष्टि करने के बाद जू किंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और धीरे से अपनी लोहे की छड़ी निकाली। फिर उसने धीरे से टेंट की जिप खोली और धीरे से अंदर घुस गया। तंबू के अंदर का भाग धुंधला था और जू किंग को वहां पड़ा हुआ टूटा हुआ बैल धुंधला दिखाई दे रहा था। वह बहुत गहरी नींद में था। स्पष्ट रूप से दिन में किए गए परिश्रम के अलावा घायल होने के कारण वह अतुलनीय रूप से थका हुआ था। इसके अलावा उसकी मानसिकता एक विशेषज्ञ की थी और इस कारण ब्रोकन ऑक्स अपने सबसे अजीब सपनों में भी यह कल्पना करने में असमर्थ था कि दिन के समय सहयोगी युवक उसके तंबू में प्रवेश करने का जोखिम उठाने की हिम्मत करेगा जब अन्य सभी सफाईकर्मी मौजूद होंगे। इस समय उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके तंबू में एक बिन बुलाया मेहमान आया हुआ है। जू किंग ने टूटे हुए बैल को देखा जो गहरी नींद में था। उसकी ठंडी निगाहें गहरे समुद्र की तरह शांत थीं क्योंकि वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब वह आखिरकार अपने लक्ष्य के पास पहुंचा तो जू किंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पकड़ लिया। उसके दाहिने हाथ में खंजर ठंडी रोशनी से चमक रहा था क्योंकि उसने पूरी तरह से अज्ञानी टूटे हुए बैल की गर्दन को बेरहमी से काट दिया। उसकी ताकत बहुत अधिक थी और उसके लक्ष्य का सिर उसके शरीर से लगभग अलग हो गया था। ताज़ा खून तुरंत बह निकला। तीव्र दर्द के कारण टूटे हुए बैल की आंखें खुल गईं।
जब उसने जुकिंग के भावहीन चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर अविश्वास और भय का भाव आ गया। जैसे ही वह संघर्ष करना चाहता था, जुकिंग का बायां हाथ तेजी से उठा और उसके मुंह पर दबा दिया, जिससे वह एक भी आवाज नहीं बोल पाया। उसका संघर्ष और भी तीव्र होता गया। टूटे हुए बैल की आंखें चौड़ी हो गई और उसका पूरा शरीर पागलों की तरह हिलने लगा। हालांकि जुकिंग का हाथ ऐसा था मानो वह स्टील से बना हो, अपने लक्ष्य पर इतनी ताकत से दबाव डाल रहा था कि मौत भी ईर्ष्या कर सकती थी। उसने अपना दाहिना पैर भी उठाया और सीधे टूटे हुए बैल के पेट पर रौंद दिया। जुकिंग के शरीर ने धनुष की मुद्रा अपना ली और उसने अपनी ताकत को स्थिर करने के लिए मुद्रा उधार ली, जिससे टूटे हुए बैल का संघर्ष व्यर्थ हो गया। खून बहता रहा, टूटा हुआ बैल पानी से बाहर निकली मछली की तरह हो गया। धीरे धीरे उसकी निगाहों में निराशा की झलक दिखने लगी, यहाँ तक कि एक विनती भरा भाव भी था। हालांकि उसने अभी भी जुकिंग का शांत चेहरा देखा था। जहाँ तक संघर्ष के दौरान उसके शरीर से निकलने वाली आवाज़ों की बात है, तो वह बाहरी दुनिया की दहाड़ और शोकपूर्ण चीखों के नीचे पूरी तरह से छिपी हुई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और दसियों सांसों के बाद ब्रोकन ऑक्स का संघर्ष धीरे धीरे कमजोर होता गया। अंत में उसका शरीर कांप उठा और पूरी तरह से शिथिल होकर स्थिर अवस्था में आ गया। केवल उसकी आंखें, जो अभी भी खुली थीं, उस भय और क्रोध को दर्शा रही थी जो उसने अपनी मृत्यु से पहले महसूस किया था। जुकिंग ने तुरंत अपना हाथ नहीं छोड़ा। उसने अपने हाथ छोड़ने से पहले थोड़ी देर और इंतजार किया ताकि यह पुष्टि हो सके कि दूसरा पक्ष वास्तव में मर चुका है। अपने हाथों पर लगे खून को पोंछने के बाद उसने अपनी चमड़े की थैली खोली। फिर उसने सावधानीपूर्वक एक टाट में लिपटे सांप के सिर को बाहर निकाला और सांप के सिर के विषैले नुकीले दांतों से ब्रोकन ऑक्स की त्वचा को छेद दिया। अगले ही पल, जैसे ही जहर फैला, टूटे हुए बैल की लाश से हरे बुलबुले उत्पन्न हुए और वह धीरे धीरे पिघल गया। एक अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगता है, उतना ही समय बीतने के बाद शव पूरी तरह से खून के एक गड्ढे में घुल गया, जो कीचड़ में फैल गया। जुकिंग चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसके बाद उसने घटनास्थल को साफ करना शुरू कर दिया और टूटे हुए बैल का सारा सामान हटा दिया, जिससे ये भ्रम पैदा हो गया कि दूसरा पक्ष गायब हो गया है। उसके बाद ही वह तंबू से बाहर निकला। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी, जिससे उसके शरीर पर जमी खून की गंध कुछ हद तक दूर हो गई। जुकिंग ने अपना सिर उठाया और अंधेरी रात को देखा। उसके बाद उसने ठंडी हवा की एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने स्लीपिंग बैग की ओर चल पड़ा। जिस क्षण वह स्लीपिंग बैग में लेटा, उसका दिल आखिरकार अधिक ठोस महसूस करने लगा। ये छिपे हुए खतरे को दूर करने से उत्पन्न सुरक्षा की भावना थी और इसने उसे शांति से अपनी आंखें बंद करने और सोने की अनुमति दी। हालांकि उसने अभी भी अपने हाथ में लोहे की छड़ी को सुरक्षित रूप से पकड़ रखा था, उसकी पकड़ बिल्कुल भी ढीली नहीं थी। रात शांत थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें नीचे की ओर आईं और जमीन को रोशन किया, तो जुकिंग ने अपनी आंखें खोलीं। फिर वह चुपचाप अपने स्लीपिंग बैग से बाहर निकला और लापरवाही से ब्रोकन ऑक्स के तंबू की ओर देखा। अगले ही पल उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। टूटे हुए बैल का तंबू वास्तव में गायब हो गया था। इसलिए जुकिंग का दिल बैठ गया और वह और भी अधिक चिंतित हो गया। बहुत जल्द ही सुबह सुबह अन्य सफाईकर्मी अपने अपने तंबू से बाहर निकले और उन्हें इस मामले का पता चला। वे सभी हैरान रह गए और कुछ ने सुराग के लिए आसपास की जगहों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि क्योंकि टूटा हुआ बैल पूरी तरह से गायब हो गया था और उसका तंबू भी गायब हो गया था, इसलिए अंततः सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि टूटा हुआ बैल शहर में वस्तुओं के लालच के कारण आधी रात को चला गया था, या वह कुछ अन्य कारणों से चला गया था जिसे वह सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। किसी भी स्थिति में इस निश्चित क्षेत्र में गायब होने के बहुत सारे कारण थे। ये समूह मूल रूप से एक टीम थी जिसे अस्थायी रूप से बनाया गया था। इसके अलावा ब्रोकन ऑक्स एक अकेला व्यक्ति था, इसलिए थोड़े समय बाद इन मैला ढोने वालों को अब इस मामले की परवाह नहीं थी। उनमें से कुछ ने जुकिंग की ओर देखा, लेकिन किसी तरह उन्हें लगा कि इस मामले का उससे कोई संबंध होना असंभव है। इसके अलावा उन्हें जांच करने का कोई दायित्व नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सभी अनुमान वापस ले लिए। केवल कैप्टन लेई के नाम से जाने जाने वाले बूढ़े व्यक्ति ने जुकिंग की स्लीपिंग बैग वापस लेते समय जुकिंग की ओर एक गहरी अर्थ भरी नजर डाली। फिर वह शांत भाव से बोला, अब क्या तुम अब भी मेरे साथ चलने को तैयार हो? ये वाक्य अनेक अर्थों से भरा हुआ था, इसलिए जुकिंग चुप हो गया। बूढ़े आदमी ने कुछ और नहीं कहा। फिर उसने सबको जल्दी आने के लिए कहा क्योंकि सूरज की रोशनी आ रही थी। किंग जू एक पल के लिए अचंभित होकर अपनी मूल जगह पर खड़ा रहा।
उसने सहज रूप से अपना सिर घुमाया और खंडहर हो चुके शहर को देखने लगा। आखिरकार वह बूढ़े आदमी के पीछे के दृश्य को देखने के लिए पीछे मुड़ा। एक पल सोचने के बाद वह आगे बढ़ा और उसके कदम धीरे धीरे और दृढ़ होते गए। 6 सफाईकर्मी और एक बच्चा। सूरज की रोशनी में उनकी परछाइयां लंबी हो गई थीं। दूर दूर तक तेज हवा चल रही थी जो उनकी आहों और दुख भरी भावनाओं को उड़ा ले जा रही थी, और वे अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे। ये देवताओं की विपत्ति है। पूरा शहर नष्ट हो गया। इस दुनिया में एक और निषिद्ध क्षेत्र है। इसका कोई खास महत्व नहीं है। क्या आप लोगों ने इस कहानी के बारे में पहले सुना है? करीब 7-8 साल पहले उत्तरी क्षेत्र में एक बड़ा शहर था। भगवान ने अपनी आंखें खोली और वहां नजर डाली। उसके बाद शहर समेत वह क्षेत्र एक विचित्र तरीके से सीधे गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वे पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। बातचीत की आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। सूरज की रोशनी में लंबी यात्रा पर निकले लोगों के साथ युवक चुप रहा। वह चुपचाप सुनता रहा और चलता रहा, आगे और आगे दूरी में। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर समय के बाहर अध्याय 10 कवेंजर्स कैंपसाइट। समय के बाहर अध्याय 10 कवेंजर्स कैंपसाइट। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। नानहुआन महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र के इस हिस्से में बना निषिद्ध क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था। जू किंग के समूह द्वारा छोड़े गए खंडहर निषिद्ध क्षेत्र के किनारे पर थे। यही कारण था कि सूर्य की रोशनी आने के पहले ही दिन सफाईकर्मी शहर की ओर दौड़ पड़े। इसलिए जब आकाश धीरे धीरे अंधकार में हो रहा था, तब वे लगभग निषिद्ध क्षेत्र की परिधि से बाहर आ चुके थे। रास्ते में उन्हें कुछ उत्परिवर्तित जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मैला ढोने वालों ने उन जानवरों को तुरंत ही खत्म कर दिया। जू किंग ने उनका अवलोकन करने के बाद एक आकलन किया। उसने महसूस किया कि अगर वह 6 सफाईकर्मियों के बीच से कोई चाल चले तो उसे कैप्टन ले के अलावा किसी और के खिलाफ भी लड़ने का मौका मिलेगा। वे साधक नहीं थे, लेकिन लड़ते समय उनकी क्रूरता, समय की उनकी पकड़, साथ ही महत्वपूर्ण क्षणों में मृत्यु के प्रति उनका उदासीन रवैया उनकी मारक क्षमता को बढ़ाने में सहायक था। जू किंग ने इन लोगों का मूल्यांकन किया और स्थिति का विश्लेषण किया। उसने अनुमान लगाया कि वह कैप्टन ले के अलावा उनमें से किसी के भी खिलाफ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकता है। वास्तव में उनके लिए एक साथ 2 का सामना करना असंभव नहीं है, लेकिन संभवतः वह एक साथ 3 का सामना नहीं कर पाएंगे। ये निर्णय लेने के बाद जू किंग अधिक सतर्क हो गया। साथ ही वह ये भी देखने में काफी तेज था कि जैसे जैसे बाहरी दुनिया से दूरी बढ़ती गई, उन सफाईकर्मियों के हाव भाव भी अधिक शांत होते गए। रास्ते में वे एक दूसरे से बातचीत और मजाक भी करने लगे। केवल वह बूढ़ा आदमी जिसका नाम कैप्टन ले था, रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोला। अन्य लोग बूढ़े व्यक्ति के साथ बहुत सम्मान से पेश आते थे, और इससे जू किंग को उसकी पहचान के बारे में थोड़ी जिज्ञासा हुई। हालांकि इस जिज्ञासा ने उसकी सतर्कता को कम नहीं किया। भले ही वे लगभग निषिद्ध क्षेत्र से बाहर थे, फिर भी जू किंग अपनी चौकसी जारी रखे हुए था। इसलिए जब वह इन मैला ढोने वालों का पीछा कर रहा था, तब भी वह उनके पूरी तरह से करीब नहीं गया। इसके बजाय वह उचित दूरी बनाए रखते हुए सावधानीपूर्वक उनके पीछे चलता रहा और उनकी बातें सुनता रहा। जब आसमान लगभग पूरी तरह से अंधेरा हो गया, तो जू किंग के कदम रुक गए क्योंकि उन्हें गर्मी का एहसास हुआ। फिर उन्होंने मुड़कर अपने पीछे की उजाड़ जमीन को देखा, फिर अपने सामने की दुनिया को देखा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जिस स्थान पर वह खड़ा था, वह एक अदृश्य सीमा प्रतीत हो रही थी। सीमा के भीतर एक अल्पविकसित निषिद्ध क्षेत्र था जो अभी अभी बना था। वहां बहुत ठंड थी। सीमा के बाहर सामान्य दुनिया थी जो जीवन शक्ति और गर्मजोशी से भरी हुई थी। वे अंततः निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकल आए। यद्यपि बाहर रात का समय था, फिर भी तारों से भरा आकाश चमक रहा था और चमकीला चांद आसमान में ऊपर लटका हुआ था। हालांकि बाहर की जमीन भी उजाड़ सी थी, लेकिन यह निषिद्ध क्षेत्र की ठंड से बिल्कुल अलग थी। कभी कभी आम पक्षियों और जानवरों की चीखें भी सुनाई देती थीं। जू किंग ने दूर झाड़ियों में एक खरगोश भी देखा जो उन्हें सावधानी से देख रहा था। यहाँ की हर चीज ने जू किंग को थोड़ा अचंभित कर दिया। इस समय उन सफाईकर्मियों के चेहरे पर एकदम तनाव कम हो गया था। यहाँ तक कि कैप्टन ले की भौहें भी अब सिकुड़ी हुई नहीं थीं। हम आखिरकार बाहर आ गए हैं। ये यात्रा काफी सहज मानी जा रही है। अगर यह संभव हो तो मैं निषिद्ध क्षेत्रों में एक और कदम नहीं रखना चाहूंगा। निषिद्ध क्षेत्रों में मत जाओ। यदि आप इस शापित दुनिया में जीवित रहना चाहते हैं, यदि आप एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं,
तो आपको निषिद्ध क्षेत्रों में अपने जीवन को जोखिम में डालना होगा। जल्दी या बाद में मैं 7 ब्लड आइज की शाखा शहर में एक निवास खरीदूंगा। अब चूंकि वे निषिद्ध क्षेत्र से बाहर आ गए थे, ये सफाईकर्मी स्पष्ट रूप से अधिक आराम के मूड में थे और एक दूसरे से बातचीत करते रहे। जू किंग चुप रहा, लेकिन ध्यान से सुनता रहा। रास्ते में उसने जो बातचीत सुनी थी, उससे उसे बहुत सारी जानकारी मिली थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी होगी। उदाहरण के लिए 7 रक्त आंखें ही ले लीजिए। उसने इन मैला ढोने वालों को कई बार इनका जिक्र करते सुना था। वे बहुत शक्तिशाली प्रभाव वाले लगते थे। इसके अलावा पर्पल अर्थ नाम का उल्लेख भी उन्होंने कई बार किया था। तुम्हारी इतनी छोटी सी महत्वाकांक्षा है। 7 रक्त आंखों के कई शाखा शहर हैं। एंटलर सिटी, जो पास में है, उनमें से एक है। हालांकि वहां की योग्यताएं सिर्फ स्पिरिट सिक्कों से नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हें अभी भी 7 रक्त आंखों के शिष्य की सिफारिश की जरूरत है। निवास अधिकार। मेरा लक्ष्य 7 रक्त आंखों में प्रवेश करने और 7 रक्त आंखों का शिष्य बनने के लिए योग्यताएं प्राप्त करना है। यदि आप 7 रक्त नेत्रों पर जाते हैं तो आप 3 दिनों से अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे। कौन घमंड करना नहीं जानता? आप ये क्यों नहीं कहते कि आपका लक्ष्य विदेश में वानगू महाद्वीप की ओर जाना है? मानव जाति का मूल स्थान वहीं पाया जा सकता है। जब जू किंग ने ये सुना तो उसका दिल धड़क उठा। उसने बांस की पर्ची पर वानगू का नाम देखा था। वानगू, तुम्हें लगता है कि अगर मुझ में समुद्र में उन निषिद्ध जीवों को अनदेखा करने की क्षमता होती तो मैं नहीं जाता? ऐसा प्रतीत हुआ कि 2 सफाईकर्मियों के बीच कुछ मौखिक मतभेद हो गया और वे बहस करने लगे। जैसे ही जू किंग ने अपने कान खड़े किए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उनकी बातचीत को सुनना शुरू किया, कैप्टन लेई नाम के बूढ़े व्यक्ति ने उन पर एक नज़र डाली। फिर उसने यात्रा में पहली बार बात की। यदि आप वानगू महाद्वीप जाना चाहते हैं तो यह असंभव नहीं है। ऐसा करने के 4 तरीके हैं और आप लोग इस पर विचार कर सकते हैं कि कौन सा तरीका आपके लिए उपयुक्त है। सबसे पहले 15 वर्ष की आयु तक फाउंडेशन बिल्डिंग प्राप्त करें। एक दुर्लभ स्वर का चयन करें। दूसरे 300,000 जून मूल्य के स्पिरिट सिक्कों का भुगतान करें और पर्पल अर्थ, 7 ब्लड आइज या लिटूसेक्ट से माइग्रेशन कोटा खरीदें। तीसरा, मानव जाति के लिए कीमिया में एक उत्कृष्ट योगदान दें। चौथा, बैंगनी पृथ्वी के महान कुलों में से किसी एक द्वारा या 7 रक्त आंखों के शिखर प्रभुओं में से किसी एक द्वारा या लिटू संप्रदाय के संप्रदाय गुरु द्वारा एक व्यक्तिगत शिष्य के रूप में शामिल किया जाना। ओह, एक 5वां तरीका भी है, जो है खजाना संग्रहकर्ता बनना। इसके बारे में सोचो, कौन सा तरीका तुम्हारे लिए उपयुक्त है? सभी सफाईकर्मी चुप हो गए, खासकर जब उन्होंने 5वीं विधि सुनी। उनके हाव भाव बहुत अस्वाभाविक हो गए और उनकी निगाहों में भय झलकने लगा। जू किंग ने अपनी नजरें एकाग्र की। उसने पहले भी खजाना पालनकर्ता शब्द के बारे में सुना था। जब वह झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे तो उनके साथ कुछ करीबी साथी भी थे जिन्हें आलीशान कपड़े पहनाकर कुछ लोग ले गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वे उन्हें पालन पोषण कर खजाना संजोने वाले बनाना चाहते थे। उस समय झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले दूसरे बच्चे उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। इसलिए वह एक क्षण के लिए झिझका और कैप्टन लेई की ओर देखकर धीरे से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, खजाना संवर्धनकर्ता क्या है? कैप्टन लेई की नज़र जू किंग पर पड़ी और वह धीरे से बोला, जादुई खजाने को पोषित करने और अनोखी तकनीकों को विकसित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करना। जादुई खजाने में असामान्य पदार्थों को पतला करने के लिए अपने मांस और रक्त का उपयोग करना। ये जादुई खजाने के प्रत्येक उपयोग के साथ असामान्य पदार्थों की वृद्धि को कम करने में मदद करेगा, जबकि यह जादुई खजाने के निरंतर उपयोग की अनुमति देता है। खजाना पोषक के शरीर धीरे धीरे खराब हो जाएंगे और वे मर जाएंगे। जू किंग की आंखें सिकुड़ गईं और वह काफी देर तक चुप रहा। ऐसा लग रहा था कि खजाने के पोषक शब्दों के कारण सभी की बातचीत में रुचि खत्म हो गई है। फिर वे अंधेरी रात में चुपचाप चलते रहे। जब वे निषिद्ध क्षेत्र से कुछ दूरी पर निकलकर मैदानी क्षेत्र में पहुंचे, तब कैप्टन लेई ने शिविर स्थापित करने का निर्णय लिया। निषिद्ध क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया था उसके विपरीत, जब उन्होंने बाहरी दुनिया में शिविर स्थापित किया तो उन्होंने न केवल तंबू लगाए बल्कि कैंप फायर भी शुरू किया। जैसे जैसे लपटें जलती गईं, गर्मी बढ़ती गई। फिर ये सफाईकर्मी कैंप फायर के चारों ओर बैठ गए और हर कोई अपना खाना भूनने के लिए निकाल रहा था। जैसे जैसे वे खाना पकाते गए, खुशबू धीरे धीरे हवा में फैलती गई। जू किंग ने जब उनका खाना देखा तो वह गटक गया। इस बीच
वह दूर बैठा था और उसने सख्त मांस का आधा टुकड़ा निकाला, उसे अपने मुंह में डाला और बड़ी मेहनत से उसे चबाने लगा। कैप्टन लेई, जो कैंप फायर के पास खड़ा था, ने इधर उधर देखा। फिर वह उठा और उस जगह गया जहां जू किंग था। जैसे ही जू किंग ने अचानक अपना सिर उठाया, कैप्टन लेई ने एक चमड़े की थैली उछाली। उसमें कुछ गर्म बंस थे। जू किंग की आंखें इन बंस को देखते ही चौड़ी हो गईं। उसने अपनी इच्छा को दबा लिया और धीमी आवाज में बोला, धन्यवाद। कैप्टन लेई ने कुछ नहीं कहा और कैंप फायर के पास वापस चले गए। उनके बगल में खड़े एक सफाईकर्मी ने हंसते हुए पूछा, कैप्टन लेई, आप इस बच्चे के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हम सभी दयनीय लोग हैं। जब से हम एक दूसरे से मिले हैं, हम किस्मत वाले हैं। अगर मैं मदद कर सकता हूँ, तो मैं थोड़ी मदद करूँगा। बैग में 3 बंस थे और छूने पर वे बहुत गर्म महसूस हुए। जू किंग एक पल के लिए झिझका। उसने देखा कि कैंप फायर के पास बैठे सभी लोग भी वही बन खा रहे थे। इसलिए उसने पहले एक निवाला खाने का नाटक किया और उन मैला ढोने वालों को देखता रहा। कुछ देर बाद जब उसने देखा कि वे सब ठीक हैं, तो उसने बहुत देर तक अपने आवेग को रोके रखा और आखिरकार उसने एक छोटा सा निवाला खाया, खाने को अपने मुंह में रखा और एक पल के लिए इंतजार किया। जब उसे यकीन हो गया कि वह ठीक है, तभी उसने उसे धीरे धीरे अच्छी तरह चबाया और निगल लिया। और फिर से इंतजार करने और फिर से पुष्टि करने के बाद कि सब ठीक है, वह पूरी तरह से शांत हो गया और अपने दिल में राहत की सांस ली। वह अब और नहीं रोक सका और एक बन को बड़े बड़े टुकड़ों में खा गया। फिर वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया और दूसरा भी खत्म कर दिया। हालांकि वह अभी भी भूखा था, फिर भी उसने आखिरी रोटी को लपेटा और उसे सावधानी से अपनी चमड़े की थैली में रख लिया, जैसे कि वह कोई बहुमूल्य खजाना जमा कर रहा हो। जैसे जैसे रात ढलती गई, सफाईकर्मी अपने अपने तंबुओं में लौट आए। उसके बाद कैप्टन लेई ने कल की तरह ही काम किया और जू किंग को एक स्लीपिंग बैग थमा दिया। फिर जाने से पहले उसने एक वाक्य कहा, यह आपके लिए एक उपहार है। जू किंग ने अपना सिर उठाया और कैप्टन लेई की ओर देखा, फिर अचानक बोल पड़ा, क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम 3 बंस और एक स्लीपिंग बैग की बात कर रहे हो? इसका कोई कारण नहीं है। अगर तुम आभारी महसूस करते हो, तो भविष्य में मेरे लिए कुछ खाना ले आओ। कैप्टन लेई मुड़ा और अपने तंबू की ओर चला गया। आपको क्या खाना पसंद है? कैप्टन लेई अपने तंबू के पास खड़े होकर इस बारे में सोच रहे थे। सांप, इन चीजों का स्वाद बुरा नहीं होता। ये कहकर वह अपने तंबू में चला गया। जू किंग ने स्लीपिंग बैग को पकड़ रखा था और कैप्टन लेई की टेंट को बहुत देर तक देखता रहा। फिर उसने स्लीपिंग बैग में घुसने और अपनी आंखें बंद करने से पहले सहमति में भारी सिर हिलाया। हालांकि वह तुरंत सो नहीं गया। इसके बजाय वह चुपचाप अपनी आंखें बंद करके पहाड़ों और समुद्रों की कला का भ्रमण करता रहा। यह उसकी आदत बन चुकी थी। हालांकि खेती करते समय बहुत ठंड लगती थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी खेती में कड़ी मेहनत करने के लिए जितना समय था, उसका पूरा उपयोग किया। यह विशेष रूप से तब था जब कैप्टन लेई ने 15 वर्ष की आयु से पहले फाउंडेशन बिल्डिंग प्राप्त करने की बात कही थी। हालांकि वह किताबों में वर्णित उन स्वर्गीय चुने हुए लोगों के साथ तुलना नहीं कर सकता था, फिर भी उसके पास कुछ उम्मीद थी। मैं इस साल 14 साल का हूँ, जू किंग ने बुदबुदाया और फिर साधना जारी रखी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और जल्द ही 5 दिन बीत गए। जू किंग ने इन कूड़ा बीनने वालों का पीछा करते हुए पहाड़ों को पार किया और मैदानों में यात्रा की। 3 लोग बीच में ही यात्रा छोड़कर चले गए थे। इससे जू किंग के पहले के आकलन की पुष्टि भी हो गई कि ये लोग अस्थायी तौर पर एक साथ आए थे। 7वें दिन तक, जब 2 ब्लेडधारी सफाईकर्मी भी चले गए, केवल शू किंग और कैप्टन लेई ही बचे। इस रात एक पहाड़ की तलहटी में कैप्टन लेई ने शू किंग को देखा। उसने कैंप फायर के पास एक बन के छोटे छोटे टुकड़े खाए और कुछ बन बाद के लिए रख लिए। उसके बाद कैप्टन लेई ने धीरे से बात की, बच्चे, हम कल दोपहर तक अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। यही वह स्थान है जहां मैं रहता हूं और यह एक शिविर स्थल भी है जहां कूड़ा बीनने वाले लोग इकट्ठा होते हैं। जू किंग ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। बूढ़ा आदमी दूर तक देखता रहा और बोलता रहा, स्कवेंजर कैंप स्थल प्रायः निषिद्ध क्षेत्रों के बगल में स्थापित किए जाते हैं। इसलिए कैंप स्थल के बगल में पहाड़ के उस तरफ का क्षेत्र भी निषिद्ध क्षेत्र है। पहले आप जिस अल्पविकसित निषिद्ध क्षेत्र में थे, उसकी तुलना में ये बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है। वहाँ न केवल क्रूर जानवर रहते हैं, बल्कि खतरनाक जगहें भी हैं और असामान्य पदार्थों का घनत्व बहुत अधिक है। यदि कोई साधारण व्यक्ति एक दिन के बाद वहाँ से बाहर नहीं निकलता है,
तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। यहाँ तक कि मैं भी वहाँ अधिकतम 7 दिन ही टिक सकता हूँ। हालांकि उस जगह पर 7 पत्ती वाली घास बहुतायत में पैदा होती है। ये सफ़ेद गोलियों को परिष्कृत करने में एक आवश्यक घटक है। सफ़ेद गोलियां मूल कीमिया गोलियां हैं जिनका उपयोग साधक अपने शरीर में असामान्य पदार्थों को बेअसर करने के लिए करते हैं। इसलिए कई बाहरी लोग इस जगह पर आते हैं। वे अपने जीवन की परवाह करते हैं और इलाके से परिचित नहीं हैं, इसलिए वे शायद ही कभी खुद 7 पत्ती वाली घास लेने जाते हैं। वे आमतौर पर स्थानीय मेला ढोने वालों को निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने और घास चुनने के लिए आत्मा के सिक्के खर्च करते हैं। ये कहने के बाद बूढ़े आदमी ने जू किंग की ओर देखा। आप समझे कि मेरा आशय क्या है? आप कह रहे हैं कि शिविर स्थल में रहने वाले स्थानीय सफाईकर्मी ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब जू किंग ने सफ़ेद गोली और उसके प्रभावों के बारे में सुना तो उसने आंखें मूंद लीं और कुछ सोचने के बाद ये कहा। कैप्टन लेई की निगाहों में आश्चर्य का भाव था और वह मुस्कुराए। आपका उत्तर आंशिक रूप से सही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेहतर शिविरों में नियम ये है कि सबसे योग्य व्यक्ति ही जीवित रहता है। शक्ति हर चीज़ से ऊपर है। हालांकि यह अभी भी कम से कम रहने की जगह है। इसके अलावा इसमें एक बाजार है जहाँ कोई भी जीवन की ज़रूरत की चीज़ें खरीद या बेच सकता है। यहाँ कभी कभी व्यापारियों के समूह भी आते हैं, इसलिए कैंपसाइट पर आवास काफ़ी मूल्यवान है। इस तरह हर कोई अपनी मर्जी से प्रवेश नहीं कर सकता। किसी अपरिचित व्यक्ति को निवास का अधिकार पाने के लिए उसे जानवरों की लड़ाई से गुजरना होगा। ये नियम शिविर नेता द्वारा तय किया गया था, और यदि आप इसे सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो मैं आपको एक शुल्क के साथ अपने घर पर रहने की अनुमति दे सकता हूँ, बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा और उसने जू किंग को देखा। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।